अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अहमद रज़ा धरोलिया और मैं आज आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स। थोड़ा सा इस कोर्स के हवाले से अगर हम बात करें कि ये कोर्स किसके लिए है और ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने आज से पहले अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, एक लॉयर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं या किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, तो आपको ये कोर्स लाजमी लेना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ की, अकाउंटिंग टर्म्स की। चाहे आप एक बिज़नेस ओनर हैं और आपके पास एक अकाउंटेंट ऑलरेडी है जो आपके बिज़नेस के अकाउंट्स बना रहा है। लेकिन आपके पास इतनी बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग की होनी चाहिए कि आप अपने अकाउंटेंट से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और उसको अपनी बात समझा सकें और उसकी बात आपको समझ में आए कि वो जो फाइनेंशियल फिगर्स आपको आपके बिज़नेस के बारे में बता रहा है, वो आपको समझ में आए। तो उसके लिए बेसिकली ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। चलें ज़रा आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम बात करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है अकाउंटिंग के अंदर वो है ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन क्या होता है जी? जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं तो ये कहलाता है ट्रांज़ैक्शन। कोई हमें पे करता है या हम किसी को पेमेंट देते हैं तो ये भी एक है ट्रांज़ैक्शन। कोई हमें गुड्स रिटर्न करता है या अगर हम अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो ये कहलाता है ट्रांज़ैक्शन। अब ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है, उसके लिए हम पढ़ते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे मैं कहता हूं मेरे बिजनेस में 1 मिलियन की सेल हुई, तो आप कहेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने 1 मिलियन की सेल की है। तो ये जो प्रूफ और जो एविडेंस होता है ये कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसका जो एविडेंस होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, जब हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं बिजनेस में, वो कहलाता है हमारे लिए ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर और उनके हम डिस्कस करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एक एक करके बात करते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जब भी हम किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट यूज होता है और उसका नाम है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस कौन देता है जी? सेल्स इनवॉइस जो है वो हमारा सेलर देता है। उसके बाद अगर हम बाय करते हैं गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट के ऊपर, तो जो डॉक्यूमेंट है वो कहलाता है परचेज इनवॉइस। देखिए, इनवॉइस एक ही डॉक्यूमेंट होता है। अगर मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूं तो वो इनवॉइस मेरे लिए क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मेरे लिए सेल्स इनवॉइस। और आपके लिए वही इनवॉइस क्या बन जाएगी? परचेज इनवॉइस। तो सेलर उसको नाम देता है सेल्स इनवॉइस और बायर उसको नाम देता है परचेज इनवॉइस। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सेल्स या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर हम नॉन करंट एसेट बाय या सेल कर रहे हैं, जैसे गाड़ी खरीदी या बेची, कंप्यूटर खरीदा या बेचा, ऐसे ही फर्नीचर खरीदा या बेचा। नॉन करंट एसेट पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। वो एसेट जो हम अपने यूज के लिए ले रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो क्या लेते हैं? नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में हम सेल्स या परचेज इनवॉइस वर्ड यूज नहीं करते। इंस्टेड हम वर्ड यूज करते हैं सिर्फ इनवॉइस। सही है जी। तो स्टॉक के लिए सेल्स और परचेज इनवॉइस वर्ड यूज होता है, गुड्स के लिए। और अगर स्टॉक या गुड्स के अलावा हम कोई चीज बाय या सेल कर रहे हैं तो वो है इनवॉइस। ये मैंने आपको एक सैंपल दे दिया है कि इस तरीके से इनवॉइस होती है। इसमें सेलर का नाम और एड्रेस आ रहा होता है, इसमें बायर का नाम और एड्रेस भी आ रहा होता है। इनवॉइस का नंबर होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डेट होती है, जो जो गुड्स बेची हैं उसकी क्वांटिटी होती है और डिस्क्रिप्शन होती है और अमाउंट होता है, और जितना डिस्काउंट वगैरह देंगे उसकी टर्म्स दी हुई होती हैं। तो इनवॉइस के बाद जो सेकंड है हमारे पास डॉक्यूमेंट, उस पर हम बात करते हैं। जब भी हम गुड्स या सर्विसेज क्या करते हैं? बाय या सेल करते हैं, किसके ऊपर? कैश के ऊपर। देखें, क्रेडिट के लिए वर्ड यूज होता है इनवॉइस, डॉक्यूमेंट यूज होता है इनवॉइस। लेकिन कैश के लिए हम इनवॉइस यूज नहीं करेंगे। कैश के लिए जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है रिसीट। तो देखें, हमने गाड़ी खरीदी या बेची, हमने ग्रोसरीज खरीदी सुपरमार्केट से, तो वो एक पतली सी हमें स्लिप देते हैं। हम जिंगर बर्गर लेते हैं केएफसी से जाके, तो हमें व्हाइट कलर की स्लिप देता है। वो स्लिप क्या कहलाती है? रिसीट कहलाती है। रिसीप्ट एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम किसी पेमेंट करते हैं किसी सप्लायर को बाय कैश, तो भी डॉक्यूमेंट कौन सा यूज होता है जी? रिसीट। देखिए, अगर एक स्टूडेंट है वो फीस देता है अपने ट्यूशन की, तो वो जो ट्यूशन सेंटर वाले हैं उसको एक रसीद देते हैं और वो कहलाती है रिसीट। रिसीट एक एविडेंस है कि आपने पेमेंट की है कैश से।
कल कला को अगर आपका जो वेंडर है वो कहता है भाई आपने तो हमें पैसे दिए ही नहीं है, आपने किसको पैसे दिए, तो आप अपनी रिसीट शो कर सकते हैं, देखिए मेरे पास एविडेंस है कि मैंने आपको पेमेंट दिए। तो इस तरीके की रिसीट होती है। रिसीट में जो है वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं वो लिखा जाता है, बंदे का नाम और हो सकता है एड्रेस भी हो, और उसके बाद कितना अमाउंट है और कैश मिला है या चेक मिला है, तो ये रिसीट का जो है वो सैंपल। हम पढ़ रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब यह है जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका प्रूफ या एविडेंस के तौर पे हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। कस्टमर अगर हमें रिटर्न करता है फॉल्टी गुड्स, या तो गुड्स फॉल्टी हैं या तो गुड्स जो है वो उसके यूज की नहीं है, या हमने उसको रॉन्ग साइज कलर या स्पेसिफिकेशन की गुड्स दे दी, तो कस्टमर हमें गुड्स क्या करता है, रिटर्न करता है। जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो वो कहलाता है हमारा रिटर्न इनवर्ड्स। और जब हम कस्टमर को कौन सा डॉक्यूमेंट देते हैं, हम कस्टमर को देते हैं क्रेडिट नोट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, देखें यहाँ पे दो तरह के नोट्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट नोट और एक होता है डेबिट नोट। ऐसे याद रखें कि कस्टमर जब गुड्स रिटर्न करता है सप्लायर को तो कस्टमर देता है डेबिट नोट, और बदले में सप्लायर उसको क्या देता है, सप्लायर उसको देता है क्रेडिट नोट। तो जो कस्टमर का डेबिट नोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन बदले में जो सप्लायर उसको क्रेडिट नोट देता है उस क्रेडिट नोट की जो है वो वर्थ है, उसकी वैल्यू है। सही है जी, तो हम इसलिए क्रेडिट नोट लिखते हैं, डेबिट नोट हम नहीं लिखते। डेबिट नोट सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सप्लायर को ताकि वो इशू कर दे क्रेडिट नोट। अच्छा, अगर हम गुड्स रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, क्योंकि वो फॉल्टी हैं या हमें जरूरत नहीं है, तो हम अपने सप्लायर को देते हैं डेबिट नोट, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं है। हमारा सप्लायर जब तक हमें क्रेडिट नोट नहीं देता वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे जी, क्रेडिट नोट। सर अब ये तो दो क्रेडिट नोट हो गए, अब इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा क्रेडिट नोट रिटर्न इनवर्ड्स के लिए है, सेल्स रिटर्न के लिए, और कौन सा क्रेडिट नोट रिटर्न आउटवर्ड के लिए। तो देखें, एक क्रेडिट नोट वो है जो हम इशू कर रहे हैं, किसको इशू कर रहे हैं जी, कस्टमर को। और एक क्रेडिट नोट वो है जो हम रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं जी, सप्लायर से। सही है जी। एक क्रेडिट नोट वो है जो हम इशू कर रहे हैं, अगर हमारा कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो हम उसको क्रेडिट नोट क्या करेंगे, इशू करेंगे। और जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे हमारे सप्लायर को तो हम क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे, किससे, सप्लायर से। तो हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं किसको, अपने कस्टमर को, क्योंकि उसने हमें गुड्स रिटर्न किए। और हमें क्रेडिट नोट रिसीव हो सकता है, कहां से रिसीव हो सकता है जी, अपने सप्लायर से हमें क्रेडिट नोट क्या हो सकता है जी, रिसीव हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ की पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए। कस्टमर जब हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे, और अगर हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमें सप्लायर से क्रेडिट नोट क्या होगा, रिसीव होगा। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है क्रेडिट नोट। जो सप्लायर है उसका नाम और एड्रेस आ रहा होता है, और जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट नोट इशू किया है उसका नाम और एड्रेस आ रहा होता है, और अमाउंट आ रहा होता है, और साइन, सिग्नेचर और डेट आ रही होती है। तो यह है बेसिकली क्रेडिट नोट। सेकंड है पेमेंट ऑफ सैलरी या वेजेस। जब भी हम अपने स्टाफ को सैलरीज डिसबर्स करते हैं, सैलरीज की पेमेंट करते हैं या वेजेस की पेमेंट करते हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो कहलाता है पे स्लिप, जिसको सैलरी स्लिप भी कहते हैं। जो लोग एम्प्लॉई हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको पता है हर महीने के एंड में उनको सैलरी स्लिप मिलती है। सैलरी स्लिप में पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी, कितनी डिडक्शंस हो गई, और कितनी आपको नेट पेमेंट हम दे रहे हैं, इसमें से कितना टैक्स कट गया, और अगर आपने कोई लोन लिया उसकी इंस्टॉलमेंट कट गई, और आपका जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन है वो कट गई, तो ये कहलाती है पे स्लिप, या इसके लिए वेज शीट भी बन सकती है। पे स्लिप हर एम्प्लॉय की अलग अलग होती है, और वेज शीट तमाम एम्प्लॉयज की क्या होती है जी, कंबाइन होती है। और हम सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद है पेमेंट टू सप्लायर फॉर एक्सपेंसेस और बाय चेक। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं प्रेमिसेस का चेक से, या हम किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो हमारे पास क्या प्रूफ है, क्योंकि चेक तो हम उसको फाड़ के दे देते हैं, हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने जो है वो पेमेंट की है। कल को अगर सप्लायर मुकर गया, वो कहता है यार आपने तो मुझे कोई पेमेंट नहीं दी, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो कहलाता है चेक काउंटर फॉइल। चेक काउंटर फॉइल का दूसरा नाम है चेक स्टब। अगर आपने चेक बुक देखी है अपनी, या अपने जो है वो वालिद की, सही, या वालदा की, तो जो चेक है वो हम ये यहाँ से फाड़ के दे देते हैं, और एक हिस्सा चेक का हमारे पास रह जाता है। जो हिस्सा हमारे पास रह जाता है वो कहलाता है चेक काउंटर फॉइल। तो चेक काउंटर फॉइल में बेसिकली वही इंफॉर्मेशन डाली जाती है जो चेक के ऊपर डाली जाती है, कि किसको हम चेक दे रहे हैं, पार्टी का नाम,
किस डेट में हम चेक कर रहे हैं, दे रहे हैं, कितना अमाउंट है, तो ये सारी चीजें हम लिख देते हैं चेक काउंटर फॉइल पे और इसके ऊपर हम साइन करवा लेते हैं इसकी बैक पे, किससे, सप्लायर से या जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ताकि अगर कल कला को मुकर गया कि यार मुझे तो चेक मिला नहीं है, तो हम इसको शो कर सकते हैं, ये देखो भाई ये चेक काउंटर फॉइल है और इसके पीछे आपके जो है वो दस्तखत है कि आपने हमें जो है वो हमसे चेक रिसीव किया है, अब आप जो है वो बैक ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद है सेंड समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस टू कस्टमर। महीने के एंड पे हम अपने सारे क्रेडिट कस्टमर्स को एक समरी भेजते हैं और वो समरी कहलाती है जी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या चीज होती है जी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेसिकली एक रिमाइंडर होता है कि हमने आपकी पूरे महीने सेवा की है, हमने आपको ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, नाउ आपका टाइम है कि आप हमें जो है वो इसके पैसे दे दें। तो वो एक रिमाइंडर होता है और एक हिसाब किताब होता है ताकि जो कस्टमर है वो इस हिसाब से अपना हिसाब मैच कर ले, वो देख ले हमारे हिसाब में और उसके हिसाब में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें आ रहा होता है भाई शुरू का इतना बैलेंस था ओपनिंग, हमने इसको इतनी और गुड्स बेची और उसके बाद उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दी, वो क्रेडिट हो जाता है, डेबिट क्रेडिट पे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो है वो उतनी उसने पेमेंट कर दी और एंड में इतना बैलेंस रह गया, तो ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम अपने सारे कस्टमर्स को मंथ एंड पे क्या भेज देते हैं जी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद है जी आगे रिसीव समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बैंक। देखिए हम भी बैंक के लिए कस्टमर हैं, बैंक हमें भी एक स्टेटमेंट देता है मंथ एंड पे या क्वार्टर के एंड पे या 6 महीने के बाद या ऑन रिक्वेस्ट, और वो कहलाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है जी? सारा हिसाब किताब हमारे बैंक का जो बैंक ने मेंटेन किया हुआ है वो कहलाता है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है ओपनिंग बैलेंस, जब ये मंथ शुरू हुआ, जब ये पीरियड शुरू हुआ तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे थे, मजीद हमने कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, कितने पैसे बैंक से विड्रॉ किए और एंड में कितना बैलेंस रह गया, तो ये कहलाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक रेगुलर इंटरवल्स पे भी बेचता है हमें, कुछ बैंक्स हर महीने बेचते हैं, कुछ 3 महीने के बाद, क्वार्टर के बाद, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ साल में एक दफा तो बेचते ही बेचते हैं, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक की तरफ से। सही है जी। और आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो बैंक आपको स्टेटमेंट देगा, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट ना करें क्योंकि बैंक इसके भी चार्जेस लेता है आपसे स्टेटमेंट प्रिंट करके देने के, क्योंकि इसमें जो भी इनकी सर्विस लगती है और जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है। सही है जी। और उसके बाद है डिपॉजिटेड कैश और चेक टू अवर बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कैश है और वो हम अपने बैंक में डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, जमा करवाना चाह रहे हैं, या अगर किसी पार्टी ने हमें चेक दिया और वो हम अपने अकाउंट में डलवाना चाह रहे हैं, तो हम बैंक में जाके एक स्लिप भरते हैं और वो स्लिप कहलाती है हमारी पे इन स्लिप। पे इन स्लिप इस तरह की कुछ होती है, एक हिस्सा जो है वो हम अपने पास रखते हैं और एक हिस्सा जो है वो बैंक अपने पास रखता है। नॉर्मली क्या आता है आजकल कार्बन कॉपी वाली आती है, तो इसमें दो ये हिस्से नहीं आ रहे होते, एक ही आ रही होती है पूरी और उसके नीचे कार्बन कॉपी उसकी आ रही होती है ऑटोमेटिकली। जब हम लिख रहे होते हैं तो वो नीचे कार्बन कॉपी होती है और एक कॉपी बैंक आपको दे देता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? हम अपने अकाउंट का नंबर लिखते हैं, इसमें हम अपना नाम लिखते हैं, अकाउंट का जो टाइटल होता है, डेट लिखते हैं, कितने पैसे हम जमा करवा रहे हैं, अगर कैश है तो, अगर चेक है तो चेक की हम डिटेल्स लिखेंगे कि किस पार्टी का चेक है, किस बैंक का चेक है, क्या डेट है। तो ये डिटेल्स होती हैं हमारी कैश डिपॉजिटेड या चेक डिपॉजिटेड के लिए। आई होप आपको ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट वाली बात अभी तक समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट्स। हम एवरीडे लाइफ में वर्ड्स सुनते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं, उर्दू में इसको असासे कहते हैं। एसेट्स क्या होते हैं जी? हर वो चीज़ जो बिजनेस ओन करता है वो बिजनेस का क्या होता है? एसेट। या हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा पहुंचाए वो हमारे लिए क्या होता है जी? एसेट। जैसे कि एक गाड़ी है हमारी, उससे हमें फ़ायदा होता है, हमारे पास घर है उससे हमें फ़ायदा मिलता है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो कंप्यूटर है वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा पहुंचाए, हमारे पास कैश है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जी? एसेट्स होती हैं। अब एसेट्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जी। सबसे पहले है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं ये वो एसेट्स हैं जिनका परमानेंट नेचर है, जिनको हम बार बार चेंज नहीं करते, जैसा कि एक फर्नीचर हो गया, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि वैन्स हो गई और आपके कंप्यूटर्स हो गए। तो ये चीज़ें हैं, ये एसेट्स रोज रोज बाय नहीं किए जाते, एक बार बाय किए जाते हैं और इनका परमानेंट नेचर है। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट या तो होता है कैश, या हर वो चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है।
जैसा कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है इन हैंड, या तो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है बैंक में, या हमारी शॉप है जिसमें हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक का नया नाम है इन्वेंट्री। सही है, इन्वेंट्री वो गुड्स हैं जो हमने खरीदी हैं किसके लिए, विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, बेचने की नीयत से खरीदी हैं। या हमारा एक कस्टमर है जिससे हम पैसे मांगते हैं, तो जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेची हैं, आज नहीं तो वो कल वो कस्टमर हमें पैसे देगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, करंट एसेट। करंट एसेट में जो कॉमन चीज है वो है टेम्पररी, मतलब कैश है आज कल नहीं है। बैंक में पैसा आज ज्यादा है कल कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया। दुकान में स्टॉक कम है ज्यादा है, ये टेम्पररी है, ये अप डाउन होता रहता है। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनका परमानेंट नेचर है। नॉन करंट एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, हम 1 साल से नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन कैश जो करंट एसेट है वो नॉर्मली इसकी लाइफ 1 साल से कम होती है। इसका मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कैश के अंदर। जैसे इन्वेंट्री है वो 1 साल से ज्यादा नहीं रखते, वो हम बेच देते हैं। तो ये हो गए हमारे विद इन अ ईयर नॉर्मली कंज्यूम हो जाता है। और जो नॉन करंट एसेट है वो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए होते हैं, वो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। लेकिन करंट एसेट जो है, जैसे कि स्टॉक है, इन्वेंट्री, वो हमने बेचने की नीयत से खरीदी है और वो हम रीसेल के लिए लेते हैं। तो हमने देख लिया भाई, एक नॉन करंट एसेट है जिनका परमानेंट नेचर है, और एक करंट एसेट है जिनका टेम्पररी नेचर है। जैसे एसेट की दो कैटेगरीज हैं, वैसे ही हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी होती है हमारी ऑब्लिगेशन। किसी से हमने लोन लिया, तो हमें वो लोन उनको क्या करना है, वापस रीपे करना है। तो जो पैसे हमने उनको वापस देने हैं वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। किसी से हमने गुड्स खरीदी उधार पे और अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए, आज नहीं तो कल हमें उसके पेमेंट देनी है, और वो हमारे लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है जी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमें 1 साल के बाद रीपे करनी है, सही, पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो विद इन अ ईयर हमने क्या करनी है, पे करनी है। सही, अगर हमने किसी से गुड्स खरीदी या किसी से कोई चीज और खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो कुछ दिनों में या कुछ महीने में हमने उसके पैसे देने होंगे। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी चीज है जिसके पैसे हमें 1 साल के बाद देने होंगे। जैसे कि अगर हमने बैंक से लोन लिया, तो अब इसके पैसे हमें क्या करने होंगे, फौरन पे नहीं करने होंगे, वो लॉन्ग टर्म होता है, जैसे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो ये कहलाता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है जी, बिजनेस के अंदर जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो कहलाता है ओनर का कैपिटल। ओनर्स कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, अगर वो सारे एसेट्स हम बेच दें, सेल ऑफ करें, और उसमें से सारी लाइबिलिटीज को क्या कर दें, पे ऑफ कर दें, और अगर बिजनेस बंद कर दें, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद एंड में जो कुछ बचेगा वो किसका होगा, ओनर का होगा। और वो कहलाता है जी ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। अब यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, और वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, पूरी अकाउंटिंग जो है वो रेस्ट कर रही है किसके ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल हमने एक गाड़ी खरीदनी है नई सिविक, और सिविक फॉर एग्जाम्पल आ रही है 40 लाख रुपए की, तकरीबन इसी के लगभग प्राइस है 41-42। तो वो जो गाड़ी खरीदनी है हमने 40 लाख रुपए की नई सिविक, वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। अब सवाल ये आता है, ये जो गाड़ी खरीदनी है, पूरे पैसे तो हमारे पास है नहीं गाड़ी खरीदने के, कुछ पैसे हमारे पास अपने हैं और कुछ हमने लोन लेना है। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए हमने 15 लाख रुपए क्या करने, लोन लेना है। तो ये 15 लाख हमारे ऊपर लायबिलिटी कहलाएगी। 40 लाख में से अगर 15 लाख हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो बाकी 25 लाख हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे गाड़ी को खरीदने में। और जो अपना पैसा लगाया गाड़ी को खरीदने में, वो कहलाएगा हमारा इक्विटी, या कहलाएगा हमारा कैपिटल। तो इक्वेशन क्या बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट साइड हमेशा बराबर आती है किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये जो एसेट्स हैं, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कैसे, अगर मुझे ये कैपिटल फाइंड करना है कि गाड़ी के अंदर मेरा अपना पैसा कितना लगा हुआ है, कैपिटल, तो ये सिंपल मैथ्स का रूल है, ये जो प्लस हो रहा है एल, ये इक्वेशन के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस एल हो जाएगा।
तो एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल। तो इक्वेशन बन जाएगी एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब मैं देखना चाह रहा हूं जी, अगर गाड़ी मैंने खरीदी और वो गाड़ी है 40 लाख की, जिसमें से मैंने लोन कितना लिया? 40 लाख रुपए की गाड़ी में 15 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। यार अगर 40 लाख रुपए की गाड़ी में 15 लाख रुपए जो है वो मेरे बाहर वालों से मैंने पैसे लिए, बैंक से लोन लिया, तो मेरी अपनी इक्विटी कितनी है उस गाड़ी के अंदर? मेरी अपनी इक्विटी है 25 लाख। आ रही है जी बात समझ में? आपका जो बिजनेस है उसमें टोटल एसेट है फॉर एग्जांपल 40 लाख, जिसमें से 15 लाख रुपए लगे हुए हैं बाहर वालों के, वो हमने बाहर वालों को देना है। तो बिजनेस में जो कुछ ओनर्स से बिलोंग करता है वो कहलाता है ओनर्स का इक्विटी या ओनर्स का कैपिटल। तो यहां पे ओनर्स कैपिटल हो गया कितना जी? 25 लैक्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो कहलाते हैं बिजनेस के रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का क्या मतलब है जी? बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हमें एक स्कूल खोलना है तो हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हमें एयर कंडीशनर्स चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। तो जो कुछ चाहिए हमें वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेस। अब ये स्कूल खोलने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, ये पैसा आएगा कहाँ से? या तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ये हमारे लिए कहलाएगी लायबिलिटी, या तो हम क्या कर सकते हैं, ओनर खुद अपना पैसा लगा सकता है, वो क्या कहलाएगा? इक्विटी। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसोर्सेज ऑलवेज इक्वल सोर्सेज। बिजनेस में जितने रिसोर्सेज हैं वो पैसा आएगा कहां से? दो सोर्स से बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो हम पैसा लगाएंगे लायबिलिटी फॉर्म में, बाहर वालों से पैसा लेंगे, या तो हम अपना पैसा बिजनेस में इंजेक्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगी? बिजनेस की इक्विटी कहलाएगी। अब हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। डबल एंट्री एक सिस्टम है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग क्या कर रही है? बेस कर रही है। डबल एंट्री के अंदर दो बेसिक टर्म्स हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। जिन लोगों ने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो ये समझते हैं कि डेबिट का मतलब है प्लस, क्रेडिट का मतलब है माइनस, जो कि बिल्कुल गलत है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब टू ऐड और टू सब्ट्रैक्ट नहीं है। तो सर डेबिट और क्रेडिट है क्या? आगे जाके हम एक और चीज पढ़ेंगे और वो होता है टी अकाउंट। टी अकाउंट को टी अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टी शेप में बनता है। टी अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो कहलाती है हमारी डेबिट, और जो राइट हैंड साइड होती है वो हमारी कहलाती है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब प्लस और माइनस नहीं है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है डी आर, जैसे कि डॉक्टर, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है सी आर। डी आर स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड और सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। अब हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। आज हमें ये समझना है कि जो एसेट है उसका नेचर होता है डेबिट, इसलिए मैंने इसको डेबिट के कॉलम के नीचे लिखा है। लायबिलिटी और कैपिटल का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट। जब मैं कहता हूं एसेट का नेचर डेबिट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यार कि जब भी एसेट बढ़ेगा तो एसेट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एसेट का नेचर डेबिट होता है, जब भी एसेट प्लस होगा तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन जब भी लायबिलिटी और कैपिटल प्लस होगा तो लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट डेबिट पे इंक्रीज होता है और लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो क्रेडिट पे इंक्रीज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब एसेट को कम करना होता है तो हम डेबिट के बजाय एसेट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एसेट डेबिट पे बढ़ रहा है लेकिन कम करने के लिए हम एसेट को क्या कर देंगे जी? क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लायबिलिटी और कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, जब भी प्लस होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर लायबिलिटी और कैपिटल को माइनस करना होगा तो हम नेचर के ऑपोजिट जाएंगे। लायबिलिटी और कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, जब भी प्लस होगा तो क्रेडिट होगा, और जब माइनस होगा तो क्रेडिट के बजाय क्या हो जाएगा जी? डेबिट हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा जी, एसेट डेबिट पे बढ़ता है, क्रेडिट पे कम हो जाता है, और लायबिलिटी कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, वो क्रेडिट पे इंक्रीज होती है और डेबिट पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी वो बात क्लियर हो गई कि डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता और क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं होता। एसेट के अलावा कोई और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कोई और टर्म्स हैं। एक है एक्सपेंस। आपको पता है, देखें, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? हमारे लिए एक्सपेंस।
तो एक्सपेंस का नेचर भी होता है डेबिट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एसेट हर वो चीज़ है जो हमें फ़ायदा पहुंचाती है और एसेट का नेचर डेबिट है। एक्सपेंस से भी हमें फ़ायदा होता है। कैसे? अगर हम घर जो है वो बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उस घर में हम रह सकते हैं, वो घर हमारे लिए एसेट है। और अगर हम वो घर बाय ना करें, हम उसको क्या करें, रेंट पे ले लें, तो रेंट से भी हमें वही बेनिफिट मिलेगा और हम उस वक्त भी घर में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, हम वो बिजली यूज करेंगे। गर्मी में हम एसी में बैठे हुए तो उससे हमें बेनिफिट भी मिल रहा है, इसलिए एक्सपेंस का नेचर भी क्या होता है जी, डेबिट। इसका मतलब जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा और कम होगा तो क्या होगा जी, क्रेडिट होगा। ऐसी एक और चीज है एक्सपेंस के बाद, इनकम। इनकम को प्रॉफिट भी कहते हैं। प्रॉफिट हमारे कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऐसे याद रखें कि कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। जो चीज कैपिटल को बढ़ाएगी वो भी क्रेडिट होगी। चूंकि प्रॉफिट या इनकम से हमारा कैपिटल बढ़ जाता है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो तो एक खुशी की बात है हमारे लिए, उससे हमारा कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कैपिटल क्रेडिट है, जो चीज कैपिटल को बढ़ाएगी वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। और चूंकि लॉस या एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को कम करता है, तो अगर दुकान में बहुत बड़ा खर्चा आ गया तो उससे हम परेशान होंगे, तो हमारा क्या होगा, उससे कैपिटल कम हो जाएगा। तो जो चीज़ कैपिटल को बढ़ाती है, प्रॉफिट या इनकम, वो क्रेडिट होती है। जो चीज़ कैपिटल को कम करती है, एक्सपेंस या लॉस, वो क्या होगा, डेबिट। एक आखिरी बात है इसके अंदर, और वो एक आखिरी टर्म है, और वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है जी, ये वो ड्राइंग नहीं है जो बच्चे करते हैं। ड्राइंग का मतलब ये है कि जब हम अपने बिजनेस में से कोई चीज निकालें घर के इस्तेमाल के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग। हमने बिजनेस में से कैश निकाला और हम घर ले गए। घर के लिए हमने जो है वो कोई ग्रोसरीज बाय की या अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे की बिजनेस में से पैसे निकाल के, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी। बिजनेस में से चाहे आप कैश निकालें, चाहे आप चेक के थ्रू बैंक से पैसे निकालें या एटीएम के थ्रू, या आप बिजनेस में से गुड्स निकालें। हमारी दुकान है फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स की, हमने अपने लिए एक आईफ़ोन जो है वो प्रो निकाल लिया, आईफ़ोन 11, और वो जितने का हमने खरीदा था वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। तो ड्राइंग का नेचर भी डेबिट होता है। ड्राइंग डेबिट क्यों होता है भाई, क्योंकि ड्राइंग से हमारा कैपिटल क्या होता है, कम होता है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, हमने पढ़ा। जो चीज़ कैपिटल को कम करेगी उसका नेचर क्या होगा, डेबिट। अगर दुकान में से हम कैश निकालते जाएं, बैंक में पैसा निकालते जाएं, स्टॉक निकालते जाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा बिजनेस में सारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारा कैपिटल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ कैपिटल को कम करती है उसका नेचर क्या होगा, डेबिट। तो जी हमने ये बात की कि एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, एईडी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अरब एमिरेट्स दिरहम। मैंने एक निमोनिक इसके लिए बनाया, एईडी, यूएई की जो आपकी करेंसी है, एईडी, अरब एमिरेट्स दिरहम। एईडी जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा। और दूसरा है एलआईसी। एलआईसी स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जब भी लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। जब भी एईडी, एसेट, एक्सपेंस या ड्राइंग बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। बस ये याद रख लें, एईडी का नेचर डेबिट है, जब भी बढ़ेगा डेबिट, और कम करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे ही एलआईसी का नेचर क्रेडिट है, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, और अगर कम करना होगा तो क्रेडिट के बजाय क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एसेट है और उसका नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। जो नई टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो है इन्वेंट्री। हमारी जिस चीज की शॉप है, जो गुड्स हमने खरीदी हैं विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, वो क्या कहलाती है, हमारी इन्वेंट्री। अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़ा इन्वेंट्री है। अगर जूतों की दुकान है, बाटा सर्विस, तो जूते क्या, इन्वेंट्री है। अगर कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, वो है इन्वेंट्री। अगर फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर क्या है, हमारे लिए इन्वेंट्री। और अगर हमारा गाड़ियों का शोरूम है तो गाड़ियां हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री। और अगर हम बैरिया टाउन है तो हमारे पास जो प्लॉट्स हैं और जो फ्लैट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री। अगर जो चीज़ हमने बेचने की नीयत से खरीदी वो क्या है, हमारे लिए इन्वेंट्री। अब जो इन्वेंट्री है उसकी जो मूवमेंट है वो दो तरह की हो सकती है, या तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी या तो इन्वेंट्री क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। इन्वेंट्री इंक्रीज कहाँ से होती है, दो तरीके से इन्वेंट्री इंक्रीज हो सकती है। सबसे पहले हम इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं फ्रॉम सप्लायर्स। अगर हम इन्वेंट्री सप्लायर से बॉट कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक अकाउंट यूज करेंगे और उसका नाम है परचेज। पहली बात आप ये याद रखें कि नॉर्मल टर्म्स में हम कभी भी इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाते। इन्वेंट्री का अकाउंट बहुत ही स्पेशल टर्म्स में यूज होता है और वो ईयर एंड पे यूज होता है। जब भी हम स्टॉक बाय करेंगे तो हम स्टॉक या इन्वेंट्री के अकाउंट में नहीं डालेंगे, बल्कि उसको हम डालेंगे परचेज के अकाउंट में। सही है जी, जब भी परचेज बढ़ती है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं।
अच्छा जी, परचेज़ डेबिट की होती है, अभी हमने बात की कि एसेट का नेचर डेबिट होता है। इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट एसेट है, हमने बात की है करंट एसेट है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। तो परचेज़ हमेशा डेबिट होगा क्योंकि बिज़नेस के अंदर गुड्स क्या हो रही हैं? आ रही हैं। उसके बाद अगर हम इन्वेंट्री सेल करें टू कस्टमर्स, जब भी हम इन्वेंट्री बेचेंगे, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि उसके बजाय हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, किस नाम से? सेल्स। और सेल्स का अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट इसलिए हो रहा था क्योंकि दुकान में स्टॉक आ रहा है, जब भी स्टॉक बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। सेल्स क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि दुकान में से स्टॉक जा रहा है, अगर स्टॉक जा रहा है बिजनेस में से तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक और जगह से स्टॉक आ सकता है, अगर हमने कुछ गुड्स बेची थी जो कि फॉल्टी थी और कस्टमर वो गुड्स हमें वापस दे देता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड्स, जिसको सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न का अकाउंट खोलेंगे और रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ड डेबिट क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि दुकान में स्टॉक आ रहा है, हमारा एक एसेट बढ़ रहा है और इसीलिए रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब भी हम गुड्स बेचेंगे, सॉरी, जब भी हम गुड्स रिटर्न करेंगे अपने सप्लायर को, क्यों? क्योंकि गुड्स की ज़रूरत नहीं है या उसने गलत गुड्स भेज दिए हमें या वो फॉल्टी हैं, तो हम गुड्स रिटर्न करेंगे अपने सप्लायर को, ये कहलाएगा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न भी कहते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड वाली टर्मिनोलॉजी। रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा क्योंकि दुकान में से गुड्स जा रही है। अब देखें, बहुत आसान है, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? या तो परचेज हो रही है तो परचेज का अकाउंट डेबिट, या कस्टमर से गुड्स वापस आ रही हैं तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट। और स्टॉक कम कब होगा? जब हमने स्टॉक बेच दिया तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट, और जब हमने क्या किया? सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दी तो रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्रेडिट। तो बजाय इसके कि हम इन्वेंट्री अकाउंट को प्लस माइनस करें, हम ये चार अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। इससे हमें क्या फायदा होता है जी? इससे हमें ये पता लगता है कि हमने पूरे महीने में या पूरे साल में कितनी सेल्स की थी, जितनी सेल्स की थी उसमें से कितनी गुड्स वापस आ गई, ऐसे ही पूरे साल में हमने कितनी परचेज की और जितनी हमने गुड्स परचेज की थी उसमें से कितनी गुड्स हमने रिटर्न कर दी, किसको? अपने सप्लायर्स को। एक और बात आपको और समझना यहाँ जरूरी है कि जो चार अकाउंट हम बना रहे हैं ये सिर्फ उस वक्त हम बनाएंगे व्हेन वी आर डीलिंग इन स्टॉक्स, जब हम इन्वेंट्री या गुड्स के अलावा कोई चीज खरीद रहे हैं तो कभी भी हम सेल, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने गाड़ी खरीदी तो बजाय इसके कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करें, हम मोटर व्हीकल के अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हमने पुराना फर्नीचर बेचा तो बजाय इसके कि हम सेल्स को क्रेडिट करें, हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हमने जो जो है वो फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदी थी, अब हम वो गाड़ी रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वो खराब है, तो अब हम रिटर्न आउटवर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि गाड़ी का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही जो हमने फर्नीचर पुराना बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया, वो जो जिसको दिया था हमने दोस्त को, वो कह रहा है यार ये सही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो अब हम रिटर्न इनवर्ड के बजाय फर्नीचर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो याद रखें, सेल, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये चार अकाउंट सिर्फ गुड्स या स्टॉक के लिए यूज होते हैं। अगर गुड्स या स्टॉक के बगैर अलावा आप किसी और अकाउंट में डील कर रहे हैं तो जो चीज बाय या सेल कर रहे हैं हम उसका अकाउंट यूज करेंगे। अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्काउंट्स। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि सर डिस्काउंट दे दें और जो है वो मुझे डिस्काउंट मिल गया इतना। तो वो जो डिस्काउंट है वो क्या होता है और उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बेसिकली डिस्काउंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं बिजनेसेस में। एक कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी जो मेन कैटेगरी है वो कहलाती है कैश डिस्काउंट। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट होता है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। जब भी हम कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो डिस्काउंट हम ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बाइंग और सेलिंग के वक्त नहीं होता बल्कि कैश डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम पैसे दे रहे होते हैं किसी को या हमारा कस्टमर हमें पैसे दे रहा होता है तो उस वक्त जो डिस्काउंट होता है वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। और कुछ डिफरेंसेस समझते हैं जी ट्रेड और कैश डिस्काउंट में। कह रहा है जी ट्रेड डिस्काउंट है वो होता है बल्क परचेस के ऊपर या बल्क सेल ऑफ गुड्स। बल्क क्या होता है यार जी? जब हम गुड्स बाय करते हैं या सेल करते हैं एक से ज़्यादा क्वांटिटी में तो जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, मैं यूनिट बाय करने गया, मुझे बताया गया एक यूनिट 50 का है, मैंने बोला यार एक तो 50 का है लेकिन मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो 10 के वैसे तो 500 बनते हैं लेकिन उसने बोला यार चलें चूंकि आप 10 यूनिट्स एक साथ खरीद रहे हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देते हैं, तो 500 के बजाय आप हमें 450 दे दें। तो ये जो $50 का डिस्काउंट है ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बल्क परचेस पे नहीं होता, कुछ और भी रीजंस इसके हो सकते हैं। दूसरा जो रीजन है ट्रेड डिस्काउंट का वो है रेगुलर या वैल्यूड कस्टमर। इसका मतलब अगर मैं रेगुलर कस्टमर बन गया हूं किसी सप्लायर का, या अगर मैं उसका वैल्यूड कस्टमर हूं, मुझे सप्लायर बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। मुझे क्यों वैल्यू दे रहा है? क्योंकि मैं कहीं और नहीं जाता, सारी दुकानें छोड़ के उसी सप्लायर के पास जाता हूं, तो वो मुझे वैल्यू देने के लिए वो क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो शुरू में हो सकता है मैंने बल्क में गुड्स खरीदी हूं इसलिए मुझे डिस्काउंट मिला, बाद में जब मैं एक दो यूनिट खरीदूंगा उस पर भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि अब वो मेरी जान पहचान हो गई है, रेगुलर कस्टमर। और क्या रीजन हो सकता है? टू अ ट्रेडर so that he may also earn some profit upon resale। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली दिया जाता है ट्रेडर्स को। ट्रेडर कौन होते हैं? जो गुड्स अपने लिए नहीं खरीद रहे बल्कि उनको आगे रीसेल करनी है। भाई एग्जांपल ये है कि जैसे एक फोन है, उसका टीवी पे एडवर्टाइज चल रहा है 20,000 का स्मार्टफोन। अब मेरी अगर अपनी शॉप है मोबाइल फोन्स बेचने की, तो मैं अगर जाता हूं फॉर एग्जांपल होलसेलर के पास या कंपनी के पास, मैं कहता हूं मुझे फला मॉडल के दो फोन्स चाहिए, तो वो कह रहे हैं सर 20,000 का फोन है, दो के 40,000 आप दे दें। तो मैं उनको बोलूंगा देखो यार मैं ट्रेडर हूं, मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान का कार्ड है। तो वो कहता है कोई मसला नहीं है, ये आप हमसे 20 का खरीदो, आगे 22 का बेचो, 22,000 का। तो मैं इसको बोलूंगा मेरे भाई जब आप टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हो 20,000 का, तो मेरे से 22,000 रुपए का ये फोन कौन खरीदेगा? तो हो सकता है उसकी बात समझ में आया, वो बोलेगा सही है आप ट्रेडर हैं, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये जो 20,000 का फोन है हम आपको ये दे रहे हैं 18 में, ताकि आप अगर आगे 20 का भी बेचते हैं तो आपको 2,000 रुपए बच जाए या 1,000 रुपए बच जाए। तो ट्रेडर को दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कुछ रीजंस हमने लिखे कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। कैश डिस्काउंट के जो रीजंस हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। वो होता है फॉर क्विक या अर्ली पेमेंट। अगर मैंने किसी से डील की कि मैं आपको एक महीने में पैसे दूंगा, और अगर मैंने विद इन 1 मंथ पैसे दे दिए, या हो सकता है इसने मुझे बोला कि एक महीने का तो हम आपको उधार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसे एक हफ्ते में दे दें तो हम आपको मजीद डिस्काउंट देंगे, और जल्दी पैसे देने की वजह से जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा जी? कैश डिस्काउंट मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। नो एंट्री नीड्स टू बी मेड। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं बनाई जाती। लेकिन अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो वो हमेशा ऑलवेज रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स में, ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और उसकी हमेशा एंट्री बनती है। अब हम बात करते हैं जी जो कैश डिस्काउंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। कैश डिस्काउंट की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है जी? जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट देता है तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, और वो कहलाता है आपका डिस्काउंट अलाउड। जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पैसे देता है तो लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड दिया जाता है टू कस्टमर। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? जब हम अपने सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करते हैं, अर्ली पेमेंट करते हैं, तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, और वो क्या कहलाता है जी? डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम अलाउ करते हैं किसको? कस्टमर्स को। और डिस्काउंट रिसीव होता है कहां से? सप्लायर से। जब हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि एक्सपेंस जो है उसका नेचर डेबिट होता है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। और जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है सप्लायर से वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम का नेचर क्या होता है जी? क्रेडिट होता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या चीज़ है जी? अगर आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े तो आपको ये पता लगा सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं, सेल करते हैं, किसी को पे करते हैं, कोई हमें पे करता है, तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ उसका प्रूफ क्या है, उसका एविडेंस क्या है? वो जो प्रूफ या एविडेंस है वो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैphazard वे में हर जगह पड़े हुए हैं। तो अब हमने उन डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज करना है और उनको बुक्स में एंटर करना है। सो देर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। 7 तरह की बुक्स है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास होती है सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक का दूसरा नाम होता है जर्नल। तो सेल्स डे बुक बोलें या सेल्स जर्नल बोलें, बात एक ही है। जितनी भी हम सेल्स करते हैं क्रेडिट पे तो वो रिकॉर्ड होती है सेल्स जर्नल में। ऐसे ही अगर हम क्रेडिट पे गुड्स बाय करते हैं अपने सप्लायर से, तो वो जितनी भी परचेजेस होती हैं हमारी, बेसिकली परचेज इनवॉइसेस हमें मिली होती हैं सप्लायर से, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। और जो परचेज इनवॉइस है वो हम कहाँ एंटर करेंगे? परचेज डे बुक में। जो सेल्स इनवॉइसेस हैं उनको
एंटर करेंगे सेल्स डे बुक में, जो परचेज इनवॉइसेज हैं उसको एंटर करेंगे परचेज डे बुक में। जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करेगा, कस्टमर हमें देता है डेबिट नोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम कस्टमर को क्या देते हैं? क्रेडिट नोट। जितने भी क्रेडिट नोट हमने इशू किए हैं किसको? कस्टमर्स को, वो हम एंटर करेंगे सेल्स रिटर्न डे बुक, जिसको रिटर्न इनवर्ड डे बुक भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्ड जर्नल भी कहते हैं। ऐसे ही अगर हमने गुड्स रिटर्न की अपने सप्लायर को, तो वो कहलाता है रिटर्न आउटवर्ड ट्रांजैक्शन। हम सप्लायर को देते हैं जी डेबिट नोट, लेकिन उस डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, और हमारा सप्लायर हमें देता है क्रेडिट नोट, और जितने क्रेडिट नोट हमें रिसीव हो रहे हैं सप्लायर से, उनको हम एंटर करते हैं परचेज रिटर्न डे बुक, जिसको रिटर्न आउटवर्ड जर्नल भी कहते हैं। सही है जी। तो ये 4 बुक्स हो गई। क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स डे बुक, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न के लिए जो क्रेडिट वाले कस्टमर्स है रिटर्न इनवर्ड डे बुक या सेल रिटर्न डे बुक, और अगर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर्स को तो वह है रिटर्न आउटवर्ड डे बुक। उसके बाद है कैश बुक। कैश बुक क्या है भाई? जितने भी कैश या बैंक के ट्रांजैक्शन है वो कहाँ जाएंगे? कैश बुक में। चाहे पैसे आ रहे हैं कैश में या पैसे जा रहे हैं, चाहे बैंक में पैसा आ रहा है या बैंक से पैसे जा रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक आ रहा हो एक साइड पे, तो वो कहाँ एंटर होगा? कैश बुक। और इसी तरह की एक और बुक है और उसका नाम है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक सिर्फ कैश के लिए यूज होती है, लेकिन छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो कैश बुक को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, कैश बुक अलग कर देते हैं, पेटी कैश बुक अलग कर देते हैं। तो जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम कैश बुक में लिखते हैं, लेकिन कैश के छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पेटी कैश बुक में। और आखिरी बुक है हमारे पास द जर्नल, जिसको जनरल जर्नल भी कहते हैं। द जर्नल या जनरल जर्नल में क्या आता है? वो ट्रांजैक्शन जो नॉन रूटीन है। नॉन रूटीन का मतलब जो बार बार नहीं होते, जैसे कि हमने गाड़ी खरीदी है क्रेडिट पे, या हमने कोई फर्नीचर बेचा है क्रेडिट पे, या तो नॉन करंट एसेट बाय या सेल किया क्रेडिट पे। उसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स में कोई एरर हो गया उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ करेक्ट करेंगे? जर्नल में। अगर हमने ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स का आपको पता है नेचर होता है डेबिट, ड्राइंग हम डेबिट करते हैं। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं कैश से तो वो कैश बुक में आएगी, लेकिन अगर ड्राइंग कर रहे हैं गुड्स की तो उसकी एंट्री बनाते हैं ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। तो ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। अगर हम गुड्स की ड्राइंग कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा जी? वो जाएगा द जर्नल। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है उनके जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, सबसे पहले वो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारी बुक्स में जो आएंगे वो इन 7 बुक्स में से एक में आएंगे। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं? बहुत सारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ओनली इनवॉइस, क्रेडिट नोट और चेक काउंटर फॉइल और रिसीट, ये बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको कैटेगराइज कर देते हैं, और जो एक जैसे ट्रांजैक्शन है उनको एक जैसी बुक में हम डालेंगे। तो इससे हमारे पास 7 बुक्स जो है वो बिजनेस की तैयार हो जाएंगी। अब इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को समझने के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, और वो हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद कंपाइल किया, इसको जरा देखते हैं। मैं एक्सरसाइज पढ़ रहा हूँ। मिस्टर ARD स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी पे। ड्यूरिंग द ईयर, पहला साल है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड। अगर आप देखें ये सारे ट्रांजैक्शन हैं, और यहाँ पे ईयर एंड में बता रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी बच गई है 25,000। अब हमें करना ये है इन सारे ट्रांजैक्शन को उनकी रेलेवेंट बुक्स में एंटर करना है। सही है जी। हम यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ बुक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेटी कैश बुक को अभी हम छोड़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले मैं बना रहा हूं आपके लिए कैश बुक। कैश बुक को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कैश बुक क्या होती है जी? हमने बात की भाई, कैश बुक जो है वो बेसिकली 2 चीजों को कवर करती है, कैश और बैंक। ये जो कैश बुक है ये कहलाती है 3 कॉलम कैश बुक। इसको 3 कॉलम क्यों कहते हैं? इसमें कैश और बैंक का कॉलम है और साथ साथ डिस्काउंट का भी कॉलम है। तो ये जो कैश, बैंक और डिस्काउंट आ रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, और ये कहलाती है डेबिट साइड। और ये जो डिस्काउंट, रिसीव, कैश और बैंक आ रहा है ये राइट साइड कहलाती है, और ये कहलाती है क्रेडिट साइड। बहुत आसान है। अगर कैश और बैंक में पैसा आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, और अगर कैश और बैंक में से पैसा जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। सही जी। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा याद रखें डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड क्या होती है? क्रेडिट साइड। अब मैं सबसे पहले ओनर का नाम लिख दूंगा, इस केस में है ARD। उसके बाद लिख दूंगा कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? हमारे पास कैश बुक का बेसिक फॉर्मेट आ गया।
ये लेफ्ट हैंड साइड है, पैसा आ रहा है तो डेबिट पे और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टाइम टू टाइम क्वेश्चन को जो है वो रिफर करना पड़ेगा। हमें ये देखना है भाई कि क्वेश्चन हमें जो है वो क्या बता रहा है। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अब हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस पहले देखेंगे जो कैश और बैंक से रिलेटेड है। बाकी ट्रांजैक्शन हम फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में एंटर करेंगे। 1 जनवरी को कह रहा है बिजनेस हमने स्टार्ट किया विद कैश 65,000 और बैंक बैलेंस 135,000। इसका मतलब हम घर से पैसे लेकर आए हैं बिजनेस के अंदर और हमने बिजनेस के कैपिटल में पैसा डाला है। अभी हम कैपिटल से कंसर्न नहीं है, अभी हमारा सिर्फ कंसर्न है कैश बुक। अगर कैश आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि कैश एसेट है। ऐसे ही अगर बैंक आ रहा है तो उसको भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। और अगर कैश या बैंक कम हो रहा है बिजनेस में से तो हम उसको क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे। तो अब आप देखें, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है बिजनेस में तो हम क्या एंट्री बना रहे हैं, कैश को डेबिट करेंगे। और हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है 135, बैंक को भी डेबिट करेंगे और रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। ऐसे ही बैंक भी बढ़ रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा कैपिटल, तो रेफरेंस में हम कैपिटल लिखेंगे। ऐसे ही बैंक बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा हमारा कैपिटल। तो ये हो गया हमारा 1 जनवरी। उसके बाद हम बात करें 3 जनवरी को, बॉट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम पीटर अग्रीइंग टू पे हिम विद इन 8 मंथ्स। पीटर से प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन अभी तक इसको हमने पैसे नहीं दिए। अगर पैसे नहीं दिए तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएगा जिसके पैसे दे दिए। जहां पे भी कैश या बैंक आ रहा है वो एंट्री आएगी, या चेक आ रहा है। कह रहा है रिसीव अ लोन फ्रॉम जेम्स फॉर 50,000 बाय चेक। देखिए, हमने लोन लिया है जेम्स से। हम लोन कब लेते हैं, जब हमें पैसों की जरूरत होती है। तो जब हमारे पैसों की जरूरत है तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। कितना लोन दिया है जी, 50,000 का हमने लोन लिया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, बैंक को बढ़ा देंगे किसकी वजह से, रेफरेंस में लिख देंगे लोन फ्रॉम जेम्स। हमने जेम्स से लोन लिया। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड फ्रॉम डिसूजा फॉर 30,000 अग्रीइंग टू पे लेटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से मैं जो है वो सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी बनवाऊंगा। इसी क्वेश्चन से बाकी टी अकाउंट्स भी मैं आपके आगे बनवाऊंगा, लेजर्स। और इसी क्वेश्चन से फिर मैं ट्रायल बैलेंस भी बनवाऊंगा और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी, पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग का आपको समझाऊंगा इसी क्वेश्चन की मदद से। लेकिन अभी हम सिर्फ कंसर्न है कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन से। हमने डिसूसा से जो गुड्स खरीदी हैं अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। इनकर्ड कैरेज इनवर्ड 3,000 बाय कैश। कैरेज इनवर्ड क्या होता है जी, कैरेज इनवर्ड बेसिकली होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और हमने जो है जो गुड्स खरीदी उस पर ट्रांसपोर्टेशन दिया। जैसे कि बकरा ईद में हम बकरा लेकर आए कुर्बानी के लिए, और बकरा है 25,000 रुपए का, और 2,000 रुपए दिए हमने सुजुकी वाले को, जो 2,000 रुपए वो कहलाएगा कैरेज इनवर्ड्स। तो कैरेज इनवर्ड हमने पे किया कैश से 3,000, तो इससे क्या होगा, हमारा कैश कम हो जाएगा। तो ये क्रेडिट साइड है, देखें कैश को कम कर देंगे, रेफरेंस में लिख देंगे कैरेज इनवर्ड्स। ये जो पैसे आ रहे हैं ये यहाँ से आ रहे हैं और ये जो पैसे जा रहे हैं ये यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद कहता है जी 10th अप्रैल में सोल्ड 75,000 गुड्स टू जिमी एंड रिसीव अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम टू पे लेटर। जिमी को हमने गुड्स सेल किए लेकिन जिमी ने अभी तक पैसे नहीं दिए। उसने हमें से प्रॉमिस दिया है, तो ये अभी यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इनकर्ड डिलीवरी कॉस्ट बाय चेक। डिलीवरी कॉस्ट जो है वो कहलाती है कैरेज आउटवर्ड। सही, कैरेज इनवर्ड की मैंने मिसाल दी कि बकरा लेकर आया, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन लगी है सुजुकी वाली। कैरेज आउटवर्ड की ऐसी मिसाल है कि हम बकरा ईद में हमने गोश्त बनाया और हम रिश्तेदारों में और गरीबों में गोश्त तकसीम करने जा रहे हैं। सही है, तो ये जो गोश्त बांटने का खर्चा हो रहा है, जो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह लग रहा है, ये कहलाएगा डिलीवरी कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड कहलाएगा। तो देखें, अगर हमने बैंक से पे किया है चेक से तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रेफरेंस में लिख देंगे डिलीवरी कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड, ये पैसे जा रहे हैं। पेड इंश्योरेंस बाय कैश, अगर हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो उससे भी हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेट्स डालना जरूरी है। उसके बाद क्या कहता है जी, सब लेड पार्ट ऑफ द शॉप टू हुसैन फॉर रेंट ऑफ 5,500 बाय चेक। हमारी शॉप का एक हिस्सा जो यूज में नहीं था वो हमने हुसैन को दे दिया और हुसैन हमें रेंट दे रहा है। कितना रेंट दिया हुसैन ने हमें, चेक से 5,500। अगर हमें रेंट मिल गया तो अब हमें हुसैन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हम नाम कब लिखते हैं, जब हम क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब हमें पैसे मिल गए तो चाहे वो हुसैन है, चाहे वो अहमद है, चाहे वो रजा है, वो कोई भी है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसे आ रहे हैं, और रेफरेंस में हम लिखेंगे रेंट रिसीव।
रेंट रिसीव क्या होता है? बेसिकली हमारे लिए इनकम होती है। तो बैंक में पैसा आया कहाँ से? क्योंकि हमें रेंट रिसीव हुआ है। उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं। वो कह रहा है जी सोल्ड गुड्स वर्थ 25 टू 50 इन एक्सचेंज फॉर कैश। हमने गुड्स बेची हैं और उसके बदले हमें कैश मिला है। अगर कैश मिला है तो ये कैश बुक में आएगा। कैश बुक को हम डेबिट कर देंगे, कैश को। पैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? ये सेल्स की वजह से आ रहे हैं। आगे कहता है जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बॉट मोर गुड्स फॉर 15,000 इन एक्सचेंज फॉर कैश। हमने कैश से गुड्स खरीदी तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। हमने पढ़ा था जब गुड्स आती हैं तो परचेज डेबिट और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे? परचेज। ये पैसा जा रहा है कहाँ पे? परचेज में। नेक्स्ट में क्या कहता है जी? बॉट गुड्स के बाद कह रहा है रीपेड पार्ट ऑफ द लोन ऑफ 10,000 टू जेम्स बाय चेक। इसका मतलब जो लोन लिया था हमने जेम्स से, उसमें से कुछ लोन हमने रीपे कर दिया। देखिए जब हमने जेम्स से लोन लिया था तो हमारा बैंक बढ़ गया था। जब हम जेम्स को लोन वापस कर देंगे तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में लिख देंगे लोन फ्रॉम जेम्स। उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है जी? कहता है जी सम ऑफ द गुड्स वर डिफेक्टेड 5,000 की एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। अगर हमने डिसूजा को गुड्स वापस कर दी तो वो गुड्स तो हमने खरीदी थी क्रेडिट पे, ये रिटर्न आउटवर्ड होगा, लेकिन ये हमारा कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि इसमें अभी हमें पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पे और वही गुड्स हम वापस कर रहे हैं, तो इससे कैश का कोई ताल्लुक नहीं है। जिमी रिटर्न गुड्स टू अस, ये रिटर्न इनवर्ड होगा, इसमें भी कैश का कोई ताल्लुक नहीं है। पेड हाफ ऑफ द बैलेंस ओइंग टू डिसूजा एंड रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें हमने डिसूजा से जो गुड्स बाय की थी वो ये आ रहा है 9 मार्च में। हमने डिसूजा से गुड्स खरीदी हैं कितने की? 30,000 की। और आगे वो बता रहा है कि हमने कुछ गुड्स डिसूजा को वापस कर दिए कितने की? 5,000 की। 30 की गुड्स बाय की थी जिसमें से 5 की रिटर्न कर दी। कितनी रह गई हमारी लाइबिलिटी? हमारी लाइबिलिटी रह गई 25,000। हमने डिसूजा को 25,000 पे करने थे, जिसमें से हाफ हमने पे कर दिए। 25,000 को अगर हम हाफ कर दें ये बन गया 12,500। 12,500 हमने डिसूजा को दिए और उसने हमें डिस्काउंट दिया कितना परसेंट? 5%। तो 12,500 का हम लगाएंगे 5%। और जब हम सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो हमें डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। हमें जो डिस्काउंट रिसीव होता है जी ये कहलाता है डिस्काउंट रिसीव। अगर आप देखें जब हम डिसूजा को पेमेंट देंगे तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और हम लिख देंगे रेफरेंस में डिसूजा। और डिस्काउंट आ रहा है हमारा कितना? 625। कैसे आ रहा है? 12,500 हाफ बैलेंस है। 12,500 पे 5% लगाएंगे, ये आ गया 625। 12,500 में से 625 हमने नहीं देने और हमने कितने पैसे दिए उसको? 11,875। हमने बात की थी जब हम अपने सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो हमारा सप्लायर हमें डिस्काउंट देता है और हम ये कौन से कॉलम में लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम। उसके बाद कह रहे हैं रिसीव अ चेक फ्रॉम जिमी। जिमी हमारा कस्टमर है फॉर 50,000 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2,000। जिमी ने हमें चेक दिया 50,000 और हमने इसको डिस्काउंट दिया 2,000 का। जब चेक उसने हमें दिया है 50,000, इसका मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। 50,000 का चेक है और डिस्काउंट उसके अलावा है, वो है 2,000। तो हम ये डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो हमारा बैंक बढ़ गया 50,000 से और 2,000 हम कहाँ डाल देंगे? डिस्काउंट अलाउड में डाल देंगे। जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पैसे देता है तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं और जब हमारे सप्लायर को हम जल्दी पैसे देते हैं तो वो डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। आगे कहते हैं जी पेड रेंट फॉर द ईयर बाय कैश। अगर हमने रेंट पे किया कैश से तो उससे क्या होगा? हमारा कैश कम हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश से पैसे जा रहे हैं। रेफरेंस में आ जाएगा रेंट। एंट्री बनी होगी रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। लास्ट है विड्रॉन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। अगर हम बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉइंग होती है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। अगर हम ड्रॉइंग करते हैं कैश से तो कैश क्रेडिट होता है। अगर हम ड्रॉइंग करते हैं चेक से तो बैंक क्रेडिट होता है। लेकिन अगर हमने ड्रॉइंग किए गुड्स फॉर्म में तो कैश या बैंक यूज नहीं होगा, इंस्टेड हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वो यहाँ पे नहीं होगा परचेज अकाउंट, उस पर हम आगे बात करते हैं। तो देखें कैश और बैंक के हमने सारे ट्रांजेक्शन कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस द 3 कॉलम कैश बुक। कैसे करेंगे जी? सबसे पहले तो डिस्काउंट अलाउड को टोटल कर लें, ये आ गया 2,000। और फिर डिस्काउंट रिसीव को टोटल कर लें, ये आ गया 625। इस क्वेश्चन में एक एक ट्रांजैक्शन ही है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड अलग चीज है, रिसीव अलग चीज है, इसलिए दोनों का बैलेंस सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। उसके बाद हम कैश को टोटल करते हैं। कैश में हमेशा बड़ी साइड कौन सी होती है? डेबिट, क्योंकि हमारे पास या तो कैश होगा या तो नहीं होगा, कैश माइनस में नहीं जा सकता। कैश की जो बड़ी साइड आ रही है ग्रेटर साइड, वो आ रही है डेबिट। जो ग्रेटर साइड है उसको दोनों जगहों पे लिख दें। अब आप
देखें डेबिट साइड तो ऑलरेडी 90250 आ रही है, लेकिन क्रेडिट साइड उससे कम है। तो इसको 90250 बनाने के लिए हमें एक यहाँ पे फिगर इंसर्ट करना पड़ेगा। जो फिगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा वो कहलाता है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी स्टैंड फॉर क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस सीडी क्या होता है? बैलेंस कैरिड डाउन, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब ये है जी, पूरे साल में हमारे पास कैश में कितने पैसे आए? 90250, जिसमें से हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। और साल के एंड में कैश में कितना पैसा बच गया? 3050। 30750 जो पैसे बच गए वो क्या है? हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ये जो पैसा बच गया क्लोजिंग बैलेंस, यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। 31 दिसंबर 2020 के बाद जो नया साल शुरू होगा वो होगा 1 जनवरी 2021। और ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले पीरियड में बन जाता है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी स्टैंड फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन, सही, और बैलेंस सीडी स्टैंड फॉर कैरिड डाउन। सो सीडी को पहले सीएफ भी कहते थे, कैरिड फॉरवर्ड, और बीडी को बीएफ भी कहते थे, बॉयफ्रेंड, सही जी। तो बॉयफ्रेंड जो है अब यूज नहीं होता, अब इसकी जगह हम बीडी यूज करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब जितने पैसे हमारे पास कैश में साल के एंड में पड़े हुए थे, उतने ही पैसे अगले साल के हमारे पास क्या पड़े होंगे? स्टार्ट में। अब ऐसे ही बैंक को बैलेंस करते हैं। बैंक की जो बड़ी साइड है वो डेबिट भी आ सकती है और क्रेडिट भी आ सकती है, लेकिन नॉर्मली बड़ी साइड डेबिट ही होती है। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब हमारा बैंक माइनस में चला गया। माइनस का क्या मतलब है? जितने पैसे हमारे बैंक में थे, हमने उससे ज्यादा पैसे निकलवा लिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जितने पैसे थे उससे ज्यादा पैसे हमने निकलवा लिए? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमने बैंक से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दें जो हमारे अकाउंट में नहीं है, और हम आपको कुछ दिनों में वो पैसे वापस दे देंगे। बैंक ये जो ओवरड्राफ्ट देता है ये सवाब की नीयत से नहीं देता। बैंक उस ओवरड्राफ्ट पे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो हमारा अकाउंट जो है वो नेगेटिव में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जो बैलेंस सीडी बच गया वो पॉजिटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि बड़ी साइड आ रही है डेबिट, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर बैंक में ग्रेटर साइड क्रेडिट होती तो वो नेगेटिव बैलेंस होता। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन बचा, साल के एंड में जितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, अगले साल के स्टार्ट में भी उतना ही पैसा बैंक में क्या हुआ होगा? पड़ा हुआ होगा। तो ये बन गई जी हमारी 3 कॉलम कैश बुक। अच्छा जी, अब हमें दूसरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनानी है। हमने 3 कॉलम कैश बुक बना ली। अब हम दूसरी बुक्स बना रहे हैं। जैसा कि हमारे पास और बुक्स हैं, परचेज जर्नल, जिसको परचेज डे बुक भी कहते हैं, सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, जिसको सेल्स रिटर्न डे बुक भी कहते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, जिसको परचेज रिटर्न डे बुक भी कहते हैं। जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स बाय करेंगे तो वो परचेज जर्नल में जाएगी। जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल जर्नल में। जब भी हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हमें गुड्स रिटर्न करेंगे वो रिटर्न इनवर्ड जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी हम गुड्स रिटर्न करेंगे अपने सप्लायर्स को तो वो कहाँ जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में। अब एक एक करके देखते हैं जी कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जब हमने स्टॉक बाय किया या सेल किया। एक एक करके बात करते हैं। देखें, कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आते हैं। कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और वो कहाँ रिकॉर्ड कर चुके हैं जी? वो हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। आगे कह रहा है प्रॉपर्टी हमने खरीदी है। जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो हमारे लिए क्या चीज है? वो नॉन करंट। परचेज जर्नल में सिर्फ जब हम स्टॉक या गुड्स खरीदते हैं वो रिकॉर्ड होता है। जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी वो परचेज जर्नल में नहीं जाएगी, बल्कि वो जाएगी द जर्नल के। प्रॉपर्टी के अलावा ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं। देखें, चेक आ रहा है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम डिसूजा, बिल्कुल। जब भी हम गुड्स या इन्वेंट्री बाय करेंगे क्रेडिट पे तो वो आएगा परचेज जर्नल में। कितने की गुड्स खरीदी है जी हमने? 30,000 की। तो हम इसको लिख देंगे, डेट लिख देंगे, सप्लायर का नाम लिख देंगे डिसूजा, और कितने की गुड्स खरीदी है जी? 30,000। इसके अलावा अगर हम देखें, सोल्ड गुड्स टू जिमी एंड रिसीव अ प्रॉमिस। अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स बेची हैं जिमी को तो वो रिकॉर्ड होंगी कहां पे? सेल्स जर्नल में। कितने की गुड्स बेची हैं जी? 75,000 की। कस्टमर का नाम लिख देते हैं जिमी, डेट डाल देंगे और अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। अब हम देखते हैं कि कौन से कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किए। कह रहा है जिमी रिटर्न 3000 गुड्स टू अस। अगर जिमी हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो आएगा रिटर्न इनवर्ड जर्नल में, डेट डालेंगे, जिमी का नाम आ गया, नेम ऑफ जो है वो कस्टमर। ये बेसिकली नेम ऑफ सप्लायर नहीं है, ये नेम ऑफ कस्टमर है, इसको करेक्ट कर लें। और उसके बाद है 3000। उसके बाद है रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न किए, कितने की? अगर आप देखें हमारा जो सप्लायर है वो है डिसूजा। कह रहा है सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। अगर हम डिसूजा को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये आ जाएगा रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में। सही है। चूंकि यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन है तो यहाँ मैं टोटल नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो मंथ एंड पे इन सबको टोटल भी करना होता है, सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को।
अच्छा देखिए, हमने ये 4 बुक्स बना ली, कैश बुक हम पहले ही बना चुके हैं, आखिरी बुक हमारे पास रह गई और वो है द जर्नल। द जर्नल में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं जी? नॉन रूटीन, जैसे कि हमने नॉन करंट एसेट बाय किया या सेल किया क्रेडिट पे। अगर हम गाड़ी बाय या सेल कर रहे हैं कैश पे तो वो कैश बुक में आएगी, बल्कि वो द जर्नल में नहीं आएगी। द जर्नल में सिर्फ नॉन करंट एसेट बाय या सेल किए क्रेडिट पे, या अगर हमने ड्राइंग की, स्टॉक की, या अगर कोई एरर है तो उसकी करेक्शन आएगी। तो अब यहाँ देख लेते हैं, द जर्नल में एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रॉपर्टी हमारे लिए स्टॉक नहीं है, वो नॉन करंट एसेट है, और प्रॉपर्टी खरीदी हमने उधार पे, तो वो कहाँ आएगी? द जर्नल में। क्या एंट्री बनाएंगे? प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट है, तो एसेट का नेचर डेबिट होता है। एंट्री बनाएंगे जी प्रॉपर्टी का अकाउंट डेबिट। प्रॉपर्टी डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि जब भी एसेट बढ़ता है वो डेबिट होता है। और क्रेडिट करेंगे हम किससे? किससे खरीदी है? हमने खरीदी है पीटर से। जिस कंपनी या जिस बंदे से खरीदी है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट 80,000। ये जो हमने ट्रांजैक्शन बनाया, इसका बाद औकात वो नैरेटिव भी मांगता है। नैरेटिव क्या है? कि ये जो एंट्री हमने बनाई है उसकी एक्सप्लेनेशन टू रिकॉर्ड एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की है, खरीदी है, किससे? फ्रॉम पीटर ऑन क्रेडिट। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जर्नल एक डायरी होती है, और हम एक बार ट्रांजैक्शन को एंटर कर लें, अगर बाद में हम भूल गए कि ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों बनाया था, तो वो हमें याद दिलाएगा ये नैरेटिव, इसलिए हम इसका क्या बना देते हैं? नैरेटिव बना। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है हुआ या नहीं हुआ उसके एविडेंस के तौर पे हम बनाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम बुक्स में जमा करते हैं, और वो बुक्स कहलाती हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वहां से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है लेजर में। लेजर क्या होता है जी? लेजर एक तरीके की रिकॉर्ड बुक होती है, जिसको देसी जबान में खाते की किताब कहते हैं, खाते की बुक। कि भाई किसका कितना खाता है, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं। बेसिकली लेजर तीन तरह के होते हैं। लेजर एक बुक होती है जिसमें सबके अकाउंट्स होते हैं, और तीन तरह के हमारे पास लेजर होते हैं। पहला होता है सेल्स लेजर, दूसरा होता है परचेज लेजर, और तीसरा है जनरल लेजर। तो लेजर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल्स लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं जी? सेल्स लेजर में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम उधार पे माल बेच रहे हैं, उनके अकाउंट्स होते हैं, और क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं सेल्स लेजर में। ऐसे ही परचेज लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं? इसमें क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं। जितने भी ऐसे सप्लायर हैं हमारे जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा, वो होगा हमारा परचेज लेजर में, सबके टी अकाउंट्स खुले होंगे। और कस्टमर और सप्लायर के अलावा जितने भी टी अकाउंट्स खुलेंगे वो कहाँ खुलेंगे? वो खुलेंगे जनरल लेजर में। सही, जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। और इसमें इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, इसके अलावा कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं जी? जैसा कि आपका फॉर एग्जांपल आप अकाउंट बना लें, मशीन का अकाउंट है और कंप्यूटर का अकाउंट है, और इसके अलावा हमारे जो है वो कैश का अकाउंट हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया, और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट हो गया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट। जितने भी अकाउंट है, कस्टमर के सारे अकाउंट सेल्स लेजर में, सप्लायर के सारे अकाउंट परचेज लेजर में, कस्टमर और सप्लायर के अलावा जितने भी अकाउंट है वो सारे जनरल लेजर में। जनरल लेजर का दूसरा नाम है जी नॉमिनल लेजर। अब हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसके लिए हमें क्या करना है जी? टी अकाउंट्स बनाना है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिफर कर रहा हूं, और अगर आप देखें कि कैश और बैंक के अकाउंट अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कैश और बैंक के लिए हम पहले ही बना चुके हैं एक चीज, कैश बुक। कैश बुक जो है उसका डुअल पर्पस है। कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, और आपको पता है कि कैश बुक हमने डेबिट और क्रेडिट दो साइड देखी थी। लेफ्ट हैंड साइड पे था कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड, और राइट हैंड साइड पे था कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव। चूंकि कैश बुक मेरे भाई ये बनती है दो साइड्स पे, और वो लेजर अकाउंट फॉर्म में बनती है, तो कैश और बैंक के अकाउंट दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। कैश और बैंक के अलावा जितने भी टी अकाउंट्स हैं वो अब हम यहाँ पर बनाएंगे, और हम तीन कैटेगरीज में बनाएंगे। एक है सेल्स लेजर, एक है परचेज लेजर, और एक है जनरल लेजर। सेल्स लेजर में तो होगा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के अकाउंट, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कस्टमर है नहीं, मेरे ख्याल से एक ही क्रेडिट कस्टमर है हमारे एग्जाम्पल में, और वो है जिमी। ऐसे ही परचेज लेजर में आते हैं सप्लायर के अकाउंट। हमारे पास एक ही सप्लायर है और वो है डिसूजा। तो जिमी और डिसूजा के अलावा जितने भी टी अकाउंट है वो कहाँ होंगे? वो सारे होंगे जनरल लेजर में। अब एक एक करके मैं ट्रांजैक्शन पढ़ लेता हूँ, और पहले मैं टी अकाउंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ अपने पास। देख लें भाई, बहुत सारे अकाउंट्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये हम बना रहे हैं टी अकाउंट,
और मैंने हेडिंग डाल दी जनरल लेजर। टी अकाउंट को टी अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टी शेप में बनता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कहलाती है डेबिट साइड, और ये जो राइट हैंड साइड है ये कहलाती है क्रेडिट साइड। ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ लिखते नहीं है डेबिट क्रेडिट, ये अंडरस्टूड होता है लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ऊपर आता है अकाउंट का टाइटल। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में पैसा डाला 65 और बैंक में पैसा डाला 135। देखें, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है ये जो पैसा आता है ये घर से आता है, क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ऐसे ही बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। जब भी ओनर अपने पर्सनल एसेट बिजनेस के अंदर लेकर आता है तो वो कैपिटल बिजनेस का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमने बात की थी जी, कैपिटल का जो नेचर होता है वो होता है क्रेडिट। इसका मतलब जब भी कैपिटल बढ़ेगा हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बेसिकली एंट्री क्या बन रही है? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, रेफरेंस में क्या लिख दूंगा? कैश। भाई देखें, होता यह है कि जो अकाउंट डेबिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डालते हैं जो क्रेडिट होता है, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें उसका रेफरेंस डाला जाता है जो डेबिट होता है। ऑपोजिट रेफरेंस, डेबिट वाले में क्रेडिट का रेफरेंस और क्रेडिट वाले में डेबिट का रेफरेंस। जब हम कैश बुक बना रहे थे तो वहां पे हमने कैश को डेबिट किया था, रेफरेंस में कैपिटल डाला था, तो कैश अकाउंट में कैपिटल का रेफरेंस आया। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में कैश का रेफरेंस आएगा। ऐसे ही कैश बुक में जब हमने बैंक अकाउंट बनाया था तो बैंक अकाउंट में कैपिटल का रेफरेंस था, ऐसे कैपिटल अकाउंट में बैंक का। भाई देखें, ऐसी मिसाल है कि बेटे के नाम के साथ बाप का नाम जुड़ा हुआ है और बाप के नाम के साथ बेटे का नाम जुड़ा हुआ है। हरी बात सुन, अगर बाप कोई गलत काम करता है तो लोग बच्चे को बोलेंगे कि यार तुम्हारा बाप ऐसा आदमी है और उसने ऐसा गलत काम किया। ऐसे ही अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो बाप को लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया। हरी बात समझ। तो बेटे के नाम के साथ बाप का नाम और बाप के नाम के साथ बेटे का नाम। तो ये है ऑपोजिट रेफरेंसिंग, कि कैपिटल के साथ कैश का रेफरेंस और कैश के साथ कैपिटल का रेफरेंस। तो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया जी। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? हमने प्रॉपर्टी खरीदी है पीटर से, कितने की जी? 80,000 की। अब हमें यहाँ दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक प्रॉपर्टी का अकाउंट और एक पीटर का अकाउंट। दो अकाउंट बना देते हैं, एक प्रॉपर्टी का और एक पीटर का। देखें, प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो प्रॉपर्टी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है? वो पीटर से। तो प्रॉपर्टी का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो रेफरेंस में हम डालेंगे पीटर। सही है जी। और ऐसे ही पीटर का अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि पीटर हमारे लिए कौन है जी? लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है जी? क्रेडिट होता है, हमने पढ़ा था पहले डबल एंट्री में। तो पीटर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? प्रॉपर्टी की वजह से। अगर आप देखो, प्रॉपर्टी में रेफरेंस डाल दिया पीटर, पीटर में रेफरेंस डाला प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी के रेफरेंस में प्रॉपर्टी डाल दूंगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही पीटर के साथ पीटर का रेफरेंस नहीं आएगा प्रॉपर्टी। भाई देखें, ऐसी बात है, वही मिसाल है बाप के साथ बेटे का नाम। ऐसा नहीं होगा भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, कि मैं अपना ही बाप हूं। ऐसा नहीं हो सकता। सही, अपना बाप कोई नहीं हो सकता, बाप का नाम जो है वो अटैच होना जरूरी है। ऐसी प्रॉपर्टी के जो है रेफरेंस में पीटर लिखा, पीटर के रेफरेंस में प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के रेफरेंस में प्रॉपर्टी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही पीटर के रेफरेंस में पीटर लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। देखें, हमें कैश और बैंक के अकाउंट या नहीं बनाने, उसके अलावा सारे अकाउंट बनाने हैं, क्योंकि कैश और बैंक के अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं। कहां पे? 3 कॉलम कैश बुक के अंदर। अच्छा, रिसीव लोन फ्रॉम जेम्स बाय चेक। देखें, बैंक का अकाउंट तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके थे जब लोन आया। अब हमें लोन फ्रॉम जेम्स का अकाउंट खोलना है, और लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल हमने जेम्स को ये पैसे क्या करना है? वापस करना है। तो लोन फ्रॉम जेम्स लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम जेम्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है जी? क्रेडिट। लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, रेफरेंस में क्या लिख देंगे? रेफरेंस में हम लिख देंगे बैंक। तो एंट्री क्या बनी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और लोन फ्रॉम जेम्स क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी। कह रहा है बॉट गुड फ्रॉम डिसूजा अग्रीइंग टू पे लेटर। हमने डिसूजा से गुड्स खरीदी, अभी तक पैसे नहीं दिए। तो हम क्या करते हैं भाई? हमने बात की थी, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं परचेज डेबिट, जब भी गुड्स बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट। तो एक तो हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे और एक हम बनाएंगे डिसूजा का अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स आ रही हैं। अच्छा, किससे गुड्स खरीदी हैं? डिसूजा से। तो परचेज में रेफरेंस में हम लिख देंगे डिसूजा, और डिसूजा हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो डिसूजा का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। डिसूजा का अकाउंट मैं यहां नहीं बना रहा, डिसूजा का अकाउंट मैं आगे बना रहा हूं। और क्यों? क्योंकि ये जनरल लेजर है। जनरल लेजर में सप्लायर के अकाउंट्स नहीं आते। सप्लायर का अकाउंट कहां आता है जी? सप्लायर का अकाउंट आता है परचेज लेजर में। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, देखिए परचेज लेजर में कैसे अकाउंट बनेगा। ये देखें, मैंने परचेज लेजर की हेडिंग डाल दी और मैंने एक डिसूजा के नाम से अकाउंट खोल दिया। और डिसूजा चूंकि मेरा सप्लायर है, मैंने उससे उधार पे गुड्स खरीदी हैं। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है जी? क्रेडिट। तो डिसूजा का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रेफरेंस में मैं क्या लिख दूंगा? परचेज। इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदी हैं डिसूजा से, किस पे? उधार पे।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं जी, हमने डिसूजा से गुड्स खरीदी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी वो कह रहा है हमने इनकर किया है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गुड्स बिजनेस में लाने की जो कॉस्ट लगी है, परचेज से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, किराया जो है ट्रांसपोर्टेशन, वो कहलाता है कैरेज इनवर्ड। तो एंट्री क्या बनाएंगे जी? कैरेज इनवर्ड्स का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। कैश का अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि कैश और बैंक के अकाउंट पहले ही बना चुके हैं कैश बुक में। सही है जी। तो कैरेज इनवर्ड हमारे लिए बेसिकली कॉस्ट है, तो कैरेज इनवर्ट का अकाउंट हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो कैरेज इनवर्ट डेबिट हो जाता है। रेफरेंस में हम लिख देंगे कैश, क्योंकि कैश पे हमने पे किया। आगे क्या कहता है जी? सोल्ड 75,000 ऑफ द गुड्स टू जिमी एंड रिसीव अ प्रॉमिस फ्रॉम हिम टू पे लेटर। हमने जिमी को गुड्स बेची हैं, ये सेल्स है, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जा रही हैं, और जिमी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमें दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे जी, एक जिमी का और एक सेल्स का। पहले हम बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक जा रहा है। रेफरेंस में हम लिख देंगे जिमी, क्योंकि ये जो माल गया ये कहाँ गया? ये जिमी को गया। अब हमें जिमी का अकाउंट खोलना है, लेकिन जिमी का अकाउंट यहाँ नहीं खोल सकते क्योंकि जनरल लेजर चल रहा है। जिमी का अकाउंट अलग किताब में खुलेगा और उसका नाम है किताब का सेल्स लेजर। ये भी हो सकता है कि एक ही किताब के हम 3 सेक्शन बना लें, या ये भी हो सकता है तीनों के लिए अलग-अलग हम क्या बना लें? बुक्स बना लें। तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिमी का, और ये कहाँ खोलेंगे? सेल्स लेजर में। देखिए मैंने सेल लेजर की हेडिंग डाली, जिमी का अकाउंट खोला, जिमी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, क्योंकि हमने जिमी को गुड्स बेची हैं। जिमी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, वो कह रहा है इनकर्ड डिलीवरी कॉस्ट 2500 बाय चेक। देखें कैरेज इनवर्ड होता है गुड्स लेकर आने की अपनी दुकान तक कॉस्ट। अगर हमारी मोबाइल शॉप है तो हम मोबाइल फ़ोन लेकर आए होलसेलर से, मेन होलसेल मार्केट से, तो जो गुड्स आ रही हैं गाड़ी में, जो भी सुजुकी में है या टैक्सी में है, वो जो कॉस्ट लग रही है वो कैरेज इनवर्ड है। और जब हम फ़ोन्स डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर के घर तक, तो वो क्या कहलाएगा? कैरेज आउटवर्ड, जो डिलीवरी कॉस्ट भी होती है, लेकिन इसका प्रॉपर नाम है कैरेज आउटवर्ड। तो देखिए डिलीवरी कॉस्ट भी हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? डिलीवरी कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड का अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। और रेफरेंस में हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि हमने कहाँ से पे किया होगा? बैंक से। तो देखिए डिलीवरी कॉस्ट या कैरेज आउटवर्ड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कहाँ से? बैंक से। रेफरेंस में बैंक लिख देंगे। अगेन बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कैश बुक ऑलरेडी बन चुकी है। आगे कह रहा है इंश्योरेंस पे किया हमने कैश से। इंश्योरेंस भी बेसिकली हमारे लिए एक एक्सपेंस है। क्या एंट्री बनाएंगे? एक नया अकाउंट खोलेंगे इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में कैश लिखेंगे। इंश्योरेंस डेबिट क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट। कह रहे सबलेट पार्ट ऑफ द शॉप टू हुसैन फॉर रेंट। हमने जगह अपनी रेंट पे दे दी हुसैन को, और हमें चेक मिला है कितना? 5500। तो बैंक को तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं कैश बुक में। अब ये जो रेंट है ये इनकम है, और इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। तो हमें एक नया अकाउंट खोलना है, किस नाम से? रेंट रिसीव। हुसैन का हम अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब हुसैन ने हमें पैसे दे दिए हैं तो अब हमें हुसैन का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। हुसैन का अकाउंट अब कब ओपन करते हैं? जब हम उनको, हुसैन को गुड्स बेचते क्रेडिट पे। जब हम कैश पे गुड्स बेच रहे हैं या चेक पे, जब हमें पैसे आ गए तो अब हमें हुसैन का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। रेंट रिसीव को क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। रेंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है, और किसकी वजह से? बैंक की वजह से। रेफरेंस में हम लिख देंगे बैंक। आगे बात करते हैं जी, हमने जो रेंट रिसीव किया उसके बाद कह रहा है सोल्ड गुड्स इन एक्सचेंज फॉर कैश। अगर हमने गुड्स सेल किए हैं तो ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। देखें सेल्स का अकाउंट अब बना चुके हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक क्वेश्चन में एक अकाउंट एक ही दफा खुलेगा। एक बिजनेस में एक अकाउंट एक ही दफा खुलेगा, बार बार नहीं खोलेंगे। ऐसा नहीं हो हर ट्रांजैक्शन के लिए आप नया अकाउंट बना लें, बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब हम उन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे तो डिफरेंट बैलेंसेस आ रहे होंगे। कैश के बहुत सारे बैलेंस आ रहे होंगे, सेल्स के बहुत सारे, परचेज के बहुत सारे। हमें ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन में एक अकाउंट एक ही दफा बनेगा, और सारे जो सेल्स के ट्रांजैक्शन है वो एक ही अकाउंट में डालेंगे। ऐसे ही अगर आप देखें सेल्स को हमने क्रेडिट किया, सही है जी, और हमारे पास पैसे आए तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे कैश। तो देखिए हमें ये पता लग रहा है ये जो सेल्स की हमने क्रेडिट पे की है जिमी को, और ये जो सेल्स की है इसमें हमें कैश रिसीव हो गया। कह रहा है बॉट मोर गुड्स इन एक्सचेंज फॉर कैश। अगर हमने गुड्स खरीदी तो इसके लिए हम यूज करेंगे परचेज का अकाउंट। अगर आप देखें परचेज का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं प्रीवियस पेज पे, तो हमें परचेज का अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए परचेज का अकाउंट मैं दोबारा डेबिट कर दूंगा। ये परचेज का अकाउंट बना हुआ है, परचेज को और डेबिट करेंगे और रेफरेंस में लिखेंगे कैश। तो देखिए इससे पता लग रहा है मैंने ये जो परचेज की है ये क्रेडिट पे की है, क्योंकि नाम आ रहा है बंदे का डिसूजा, और ये जो परचेज की है कैश पे की है। तो परचेज डेबिट हो रहा है क्योंकि स्टॉक आ रहा है, और रेफरेंस में आ जाएगा कैश।
आगे कहता है जी रीपेड पार्ट ऑफ द लोन टू जेम्स बाय चेक, हमने जेम्स को लोन क्या कर दिया, रीपे कर दिया। जेम्स हमारे लिए कौन है जी, लाइबिलिटी। जब हम लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे तो हमारा बैंक कम हो जाएगा और हमारी लोन जो लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन, वो भी कम हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे भाई, बैंक तो क्रेडिट हम कर चुके हैं क्योंकि पैसे चले गए 10,000। अब हम लोन को क्या कर देंगे, डेबिट। देखें लोन लाइबिलिटी है, जब हमने लोन लिया था तो लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, जब हम लोन रीपे कर देंगे तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। तो 50,000 का जो लोन लिया था उसमें से 10,000 क्या कर दिया हमने, लोन वापस कर दिया। आगे कहता है जी सम ऑफ द गुड्स वर्थ 5,000 वर डिफेक्टेड एंड रिटर्न बैक टू डिसूजा। कुछ गुड्स डिफेक्टेड है और हमने वो गुड्स वापस दे दिए डिसूजा को। अगर हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये कहलाएगा रिटर्न आउटवर्ड, जिसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो अब हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, किस नाम से, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। क्या एंट्री बनाएंगे जी, रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट क्रेडिट और डिसूजा का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखें ये रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट बना हुआ है, बल्कि हमने नया बनाना है। रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि गुड्स जा रही हैं। किसको गुड्स वापस दिए हमने, डिसूजा, रेफरेंस में लिखेंगे डिसूजा। रिटर्न आउटवर्ड अगर क्रेडिट हो रहा है मेरे भाई, तो डिसूजा का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आपको याद हो, डिसूजा हमारा सप्लायर है और सप्लायर का अकाउंट कौन से लेजर में हमने बनाया था, वो हमने बनाया था परचेज लेजर में। सही है जी। तो ये परचेज लेजर में डिसूजा का अकाउंट बना हुआ है, इसको अब हम डेबिट कर देते हैं। मतलब ये है भाई, ये जो 30,000 की हमने गुड्स बाय की थी डिसूजा से, इसमें से 5,000 की गुड्स क्या थी, फॉल्टी। ये गुड्स हमने वापस कर दी, किसको, सप्लायर को। तो 30 में से 5,000 की गुड्स क्या हो गई, रिटर्न हो गई। आगे कह रहा है जी जिमी रिटर्न गुड्स टू अस। अगर हमारे पास गुड्स वापस आ रही हैं तो ये कहलाएगा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट। और जिमी का अकाउंट क्रेडिट, देखें जिमी का अकाउंट मेरे सामने है, तो पहले मैं जिमी का अकाउंट क्रेडिट कर देता हूं, रेफरेंस में लिख देता हूं रिटर्न इनवर्ड। इसका मतलब 75,000 की मैंने गुड्स बेची थी जिमी को, जिसमें से उसने हमें 3,000 की गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो अगर जिमी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैं एक और अकाउंट खोलूंगा, रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट मैं क्या करूंगा जी, डेबिट करूंगा। तो देखें रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट मैंने खोला है और यहाँ रिटर्न इनवर्ड के अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ। यार है जी रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड को मैं डेबिट कर रहा हूँ, किसकी वजह से, जिमी की वजह से। रिटर्न इनवर्ड डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रही हैं। और उसके बाद कहता है पेड हाफ ऑफ द बैलेंस ओइंग टू डिसूजा एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 5%। अगर हम देखते हैं जी डिसूजा का अकाउंट है कहाँ, वो है परचेज लेजर में। और अगर आप देखो डिसूजा को हमने पे करने थे 30,000, जिसमें से 5,000 की तो हमने गुड्स वापस कर दी। कितने बचे, 25,000 का हाफ कर दें, 12,500 हमने उसको देने थे, लेकिन उसने हमें डिस्काउंट दिया 5%। 12,500 पे 5% डिस्काउंट लगाएंगे, जब हम सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव। क्या कहलाता है जी, डिस्काउंट रिसीव। जब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा तो उससे हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या एंट्री बनाएंगे, डिसूजा का अकाउंट डेबिट करेंगे। डिसूजा का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है डिसूजा, उसने हमने उसको जल्दी पैसे दिए। अगर हम सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो वो डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव होता है। देखिए जरा 30,000 जो था उसमें से हमें जो है वो, ये तो हमने कर लिया हिसाब, और 12,500 में से 625 का हमें डिस्काउंट मिल गया, बाकी पैसे हम इसको पे कर देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, डिसूजा डेबिट और बैंक क्रेडिट। डिसूजा डेबिट क्यों हो रहा है यार, डिसूजा हमारी लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जब हम सप्लायर को पे कर देते हैं पैसे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट। तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। देखें भाई, जो हमने पैसे दे दिए उसकी वजह से भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और हमें जो डिस्काउंट रिसीव हो गया उसकी वजह से भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब हमने एक ही दफ़ा डेट डाली है क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन एक ही डेट के हैं, दो डेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम जिमी। एक आध और ट्रांजैक्शन बाकी है, रिसीव चेक फ्रॉम जिमी फॉर 50,000 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 2,000। देखो जिमी से हमें चेक रिसीव हुआ है 50,000, जब पैसे आएंगे क्या एंट्री बनाएंगे, हम पैसे आएंगे एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और जिमी का अकाउंट क्रेडिट। अगर आपको याद है कैश बुक में हम बैंक को ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो हम बैंक को डेबिट कर चुके हैं, तो अब हम जिमी को क्रेडिट करेंगे और रेफरेंस में लिख देंगे बैंक, क्योंकि जिमी से हम पैसे मांगते थे जिसमें से 50,000 आ गए, और चूंकि उसने हमें जल्दी पैसे दिए होंगे तो हम उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, कितना, 2,000। जो हमने इसको डिस्काउंट दिया जिमी को, उससे भी जिमी का बैलेंस क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। सही है जी। और उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पेड रेंट फॉर द ईयर बाय कैश। हमने रेंट पे किया कैश से, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, रेंट का अकाउंट पहले से खुला हुआ नहीं है, एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। और रेंट अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है। कहाँ से पे किया हमने, कैश से, तो रेंट को डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से, कैश की वजह से।
और लास्ट ट्रांजैक्शन है जी विड्रॉन गुड फ्रॉम द बिजनेस कॉस्टिंग 2500। अगर बिजनेस में से हमने गुड्स विड्रॉ कर ली तो ये कहलाएगी ड्राइंग्स। हमने बात की ड्राइंग की होती है जब भी हम बिजनेस में से कुछ निकालें घर के इस्तेमाल के लिए तो वो ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग का अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे अगर हमने पैसे निकाले कैश से तो कैश क्रेडिट होगा, अगर पैसे निकाले चेक के थ्रू तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर हमने गुड्स निकाली बिजनेस में से तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। इस सवाल में हम परचेज को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने से गुड्स निकाली है। एग्जाम्पल ये हमारी मोबाइल फोन शॉप है, हमने आईफोन 11 निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग डेबिट करेंगे, परचेज क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब आईफोन खरीदा था तो हमने आईफोन का अकाउंट डेबिट नहीं किया था बल्कि परचेज डेबिट किया था। ऐसे जब आईफोन ले जाएंगे घर पे तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। देखें परचेज का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, और जो परचेज का अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और रेफरेंस में लिख देंगे हम ड्राइंग्स। तो देखें ये वाला ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये परचेज को हम क्रेडिट करना चाह रहे हैं, रेफरेंस में क्या लिख देंगे जी, ड्राइंग्स लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा अकाउंट। अच्छा अब देखें हमने सारे टी अकाउंट्स बना लिए, चाहे वो सेल्स लेजर हो, कस्टमर का अकाउंट, चाहे परचेज लेजर हो, सप्लायर का अकाउंट, और उसके अलावा जितने भी अकाउंट है। अब हमें क्या करना है, अब इन सारे अकाउंट्स को हमने क्या करना है जी, बैलेंस करना है। क्या करना है जी, बैलेंस करना है। और वो जो बैलेंसिंग है उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें अपने सारे टी अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है जी, बैलेंस करना पड़ता है। जितने भी टी अकाउंट्स हैं एक एक करके हम सारे टी अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल का अकाउंट। हम देखेंगे दोनों में से ग्रेटर साइड कौन सी है। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट साइड 0 है और क्रेडिट साइड है 2 लाख। जो ग्रेटर साइड है उसको हम दोनों जगहों पे लिख देंगे, और जो शॉर्ट साइड है जैसे यहाँ पे डेबिट साइड शॉर्ट है, ये जो शॉर्ट साइड है ये कहलाएगा बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी स्टैंड फॉर क्लोजिंग बैलेंस। एंड ऑफ द ईयर पे जो बैलेंस होता है वो होता है बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब 31 दिसंबर में जितना क्लोजिंग कैपिटल था उतना ही कैपिटल होगा हमारे पास अगले साल, और ये हमारे पास बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल अगले साल। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, 200,000। ऐसे अब हम प्रॉपर्टी को बैलेंस करते हैं। प्रॉपर्टी एसेट है, इसमें एक ही साइड आ रही है डेबिट साइड, जहां कुछ भी नहीं है वो क्रेडिट साइड है, और क्रेडिट साइड आ रही है हमारी शॉर्ट साइड, और जो शॉर्ट साइड है वहां पे आ जाएगा बैलेंस सी डी। हमेशा सारे अकाउंट्स को हमने बैलेंस करना होता है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस सीडी है यही अगले पीरियड में बैलेंस क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बन जाएगा। ऐसे ही जो थर्ड है हमारे पास पीटर। अगर आप देखें पीटर लाइबिलिटी है, उसकी बड़ी साइड क्रेडिट आ रही है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बैलेंस सीडी लिख देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और वही अगले पीरियड में बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हम बात करते हैं लोन फ्रॉम जेम्स। अगर आप देखें लोन फ्रॉम जेम्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो बड़ी साइड कौन सी आ रही है जी, वो आ रही है क्रेडिट साइड। जो बड़ी साइड आ रही है ग्रेटर साइड वो हम दोनों जगहों पे लिखेंगे। अब देखें क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी 50 है, डेबिट साइड 50 नहीं है। इसको 50 बनाने के लिए एक फिगर यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। जो फिगर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे वो कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जो बैलेंस सी डी बच गया यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, हमारा बैलेंस बी डी 40,000। तो ये हमारा हो गया लोन फ्रॉम जेम्स। इसका मतलब 50,000 जो हमने लोन लिया था जेम्स से उसमें से 10,000 रिटर्न कर दिया। अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितनी रह गई, 40,000। ऐसे अगर आप देखें परचेज को हम बैलेंस करते हैं, परचेज की जो ग्रेटर साइड आ रही है वो डेबिट, बड़ी साइड आ रही है वो दोनों जगहों पे लिख लें। जो शॉर्ट साइड है वहां पे आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, और यही अगले पीरियड में बैलेंस बीडी। इसका मतलब पहले हमने 30,000 की परचेज की डिसूजा से, फिर कैश की परचेज की 15,000, टोटल परचेज किए बिजनेस के लिए 45, जिसमें से 2500 की गुड्स हम घर ले गए। तो अब कितनी रह गई हमारे पास इन्वेंट्री, 42,500 की टोटल हमने परचेज की। कैरेज इनवर्ड को भी बैलेंस कर लें, जो शॉर्ट साइड है वहां आ जाएगा बैलेंस सीडी, और वही अगले पीरियड में बैलेंस बीडी। इसी तरीके से हम बाकी टी अकाउंट्स को भी बैलेंस कर लेते हैं। बाकी टी अकाउंट्स हमने सारे बना लिए। सेल्स का अकाउंट है, जो शॉर्ट साइड है वो आ रही है डेबिट साइड, बैलेंस सीडी आ गया। ऐसे ही डिलीवरी कॉस्ट को बैलेंस कर लेते हैं। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई। फिर इंश्योरेंस है, उसमें भी एक ही एंट्री है। फिर रेंट रिसीव है, उसमें भी एक ही एंट्री है। देन वी हैव रिटर्न आउटवर्ड, उसको भी बैलेंस कर लेते हैं। और फिर है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी हमारे पास अकाउंट्स हैं, जैसा कि है हमारे पास परचेज लेजर में सप्लायर का अकाउंट, सेल लेजर में कस्टमर का अकाउंट, और रेंट और ड्राइंग का अकाउंट। अब आप देखें भाई,
इसको ज़रा हम उस पे बात करते हैं कि हमने टोटल परचेज किए डिसूज़ा से 30,000, जिसमें से 5,000 हमने इसको गुड्स वापस कर दी, इतना हमने पेमेंट कर दी, इतना हमें डिस्काउंट मिल गया। जो शॉर्ट साइड है वो है बैलेंस शीट। इसका मतलब ईयर एंड पे हमने डिसूज़ा को अभी भी पैसे देने हैं, कितने? 12,500। ये हमारे लिए लायबिलिटी है और यही अगले पीरियड में क्या बन जाएगी? बैलेंस बीडी। सही जी। ऐसे ही अब सेल्स लेजर को देख लें। सेल लेजर में जिमी का अकाउंट है। जिमी को हमने गुड्स बेची 75, हम उससे मांगते हैं 75। ये जो जिमी कस्टमर है ये हमारे लिए कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल, और जो सप्लायर है डिसूजा और इसके जैसे और भी बहुत सारे अगर सप्लायर हों तो वो सारे मिला के वो क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल्स। सारे कस्टमर्स जो होते हैं क्रेडिट वाले वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं, और सारे सप्लायर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रेड पेबल कहलाते हैं। 75,000 हम मांगते थे जिमी से, जिसमें से उसने 3,000 के मैं गुड्स रिटर्न कर दी, 50,000 उसने हमें पे कर दिए, बाकी हमने 2,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। अब जो बच जाएगा बैलेंस वो कहलाएगा बैलेंस सीडी। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है और यही अगले पीरियड में बैलेंस बीडी। इसका मतलब ईयर एंड पे हम उससे जितने पैसे मांगते हैं अगले साल के शुरू में भी हम उससे उतने पैसे मांगेंगे। रेंट को भी इसी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं और ड्राइंग को भी बैलेंस कर लेते हैं। एक बार हमने सारे टी अकाउंट्स को बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी कर दिया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहलाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी? जितने भी हमने टी अकाउंट्स बनाए उनको हमने किया बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन है शॉर्ट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन है ग्रेटर साइड। जितने भी बैलेंस बीडीज आएंगे उन सब की एक लिस्ट बनाएंगे, और जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है एट अ पर्टिकुलर डेट वो हमारे लिए कहलाता है ट्रायल बैलेंस। हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं टी अकाउंट्स, उन सब के जितने भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आए ईयर एंड पे, उन सब की एक लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट क्या कहलाएगी जी? हमारी ट्रायल बैलेंस। अब हम बनाते हैं भाई मिस्टर एआरडी वाला क्वेश्चन हम फॉलो कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने ओनर का नाम लिखा, उसके बाद हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली दो साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड है और एक है हमारे पास क्रेडिट साइड। आपने डबल एंट्री पढ़ी है और डबल एंट्री में हमने बात की थी एईडी, अरब एमिरेट्स दिरहम, याद है? एईडी स्टैंड फॉर एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग, और LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। हमने बात की थी जी एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग का नेचर है डेबिट, और लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल का नेचर क्या है जी? क्रेडिट। इसका मतलब एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग का नेचर डेबिट है, तो जितने भी एसेट के एक्सपेंस और ड्राइंग के अकाउंट हैं वो उनका बैलेंस बीडी आना चाहिए डेबिट साइड पे, और जितने भी लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल के अकाउंट है सबका बैलेंस बीडी का आना चाहिए जी क्रेडिट पे। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स दिए हुए, ये सारे अकाउंट्स हम पहले बना चुके हैं। अगर आप देखें कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल का बीडी आ रहा है बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल LIC कैटेगरी में आता है। प्रॉपर्टी एसेट है इसलिए इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है डेबिट पे। पीटर लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट पे। लोन फ्रॉम जेम्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, उसका भी बैलेंस बीडी आ रहा है क्रेडिट पे। परचेज चूंकि एसेट है, क्योंकि गुड्स आ रही हैं इसलिए उसका नेचर है डेबिट। ऐसे कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, उसका नेचर डेबिट। जितने भी बैलेंस बीडी हैं वो सारे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको हम एंटर कर देते हैं कहाँ पे जी? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखें जी हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और सबसे पहले हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, बैलेंस बीडी क्रेडिट पे आ रहा है। प्रॉपर्टी एसेट है, इसका बैलेंस बीडी डेबिट पे आ रहा है, पीटर क्रेडिट है। लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट है। परचेज एसेट है, डेबिट। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट है, एक्सपेंस है, डेबिट। सेल्स क्रेडिट पे आता है क्योंकि गुड्स जा रही हैं। ऐसे कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, कॉस्ट है वो भी डेबिट पे आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। रेंट रिसीव इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट है। और रिटर्न आउटवर्ड से गुड्स जा रही हैं, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड से गुड्स आ रही हैं बिजनेस में, एसेट है इसलिए एसेट बढ़ रहा है। डिसूजा हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि डिसूजा सप्लायर है, इससे हमने गुड्स लिए हैं। जिमी हमारे लिए कस्टमर है इसलिए वो डेबिट पे आ रहा है। रेंट एक्सपेंस है, उसका नेचर डेबिट है। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ड्राइंग का नेचर है डेबिट। अच्छा, अगर आप देखें पहले हमने कैश बुक भी बनाई थी, और कैश बुक के भी हम बैलेंस बीडी उठा लेंगे। ये देखें कैश बुक आ रही है, और कैश बुक के जो बैलेंस बीडी आ रहे हैं ये दोनों डेबिट पे आ रहे हैं। इसका मतलब कैश का डेबिट पे आ रहा है 30750, और बैंक का डेबिट बैलेंस है 216125। ऐसे डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डेबिट पे आएगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव का नेचर है क्रेडिट, तो वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। अब ये सारे बैलेंसेस भी हम उसमें एंटर कर देते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में जो हमने बना लिया है। कौन कौन से जी?
कैश का बैलेंस हमने देखा, बैंक बैलेंस देखा, डिस्काउंट अलाउड देखा डेबिट पे क्योंकि एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव देखा क्रेडिट पे क्योंकि वो इनकम है। देखें जी, अगर आपने अपनी डबल एंट्री सही बनाई है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स आप लेकर गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो इसका मतलब आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो ईयर एंड पे क्या हो जाना चाहिए जी, बैलेंस हो जाना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस है टोटल, ये डेबिट साइड है, इन सबको ऐड कर लें, ये क्रेडिट साइड है, सबको ऐड कर लें। अगर आप देखें डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 443875, ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल भी क्या आ रहा है 443875। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आ गया, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो चुका है जी, बैलेंस हो चुका है। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। देखिए, बिजनेस में जो अकाउंटिंग है उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब पूरी अकाउंटिंग का जो हम प्रोसेस करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता लग सके ईयर एंड पे कि जो बिजनेस ओनर है उसने प्रॉफिट अर्न किया है या उसने लॉस इनकर किया है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलें या इनकम स्टेटमेंट बोलें, तो ये बात एक ही है। अब ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है कि जो रेवेन्यू है वो हमारी सेल्स होती है, और रेवेन्यू में से जब हम सारी कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो बच जाता है वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता फॉर्मेट जितना यहाँ पे मैंने शो किया है। इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओनर का नाम, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल की बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं 2020 की 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है रेवेन्यू। ये जो दो कॉलम्स है, पहली बात है ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये दो कॉलम जो दिए हुए होते हैं इससे प्रेजेंटेशन के लिए हम दो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले आता है सेल्स, जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं। इसका मतलब जो गुड्स हमने बेची हैं वो कितने में बेची हैं, चाहे हमने क्रेडिट पे बेची हो चाहे हमने कैश पे गुड्स बेची हो, यहाँ पे टोटल सेल्स आती है। और टोटल सेल्स में से हम एक चीज माइनस करते हैं, रिटर्न इनवर्ड, जिसको सेल रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये जो गुड्स बेची उसमें से इतनी गुड्स हमें वापस आ गई कस्टमर से, तो ये हमारी नेट सेल्स होती है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं प्रेजेंटेशन के लेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है जी, जो गुड्स हमने बेची वो गुड्स हमें कितने की पड़ रही हैं, वो गुड्स घर में कितने की पड़ी हैं, और वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है, सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। इसका मतलब पिछले साल की जो इन्वेंट्री बच गई थी, जो बिकी नहीं थी, उसको हम इस साल बेचेंगे, तो ये हमारे लिए कहलाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन अगर आपका पहला साल है अकाउंट्स बनाते वक्त, और तो इसका मतलब पहला साल है अगर बिजनेस का, तो पहले से कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। एड परचेजेस, इसका मतलब इतना नया स्टॉक हमने खरीदा है इस साल। एड कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई देखिए, मैंने एग्जांपल ली थी कि एक हमने जो है वो बकरा खरीदा, 25,000 रुपए इसकी कॉस्ट है, 2,000 रुपए दिए गाड़ी वाले को। तो कोई पूछता है यार बकरा कितने का पड़ा, तो आपने बोला यार 27 का पड़ गया, 25 का बकरा है, 2,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो जो कैरेज इनवर्ड है उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जो गुड्स हमने खरीदी थी उसमें से कुछ गुड्स फॉल्टी थी, वो हमने रिटर्न कर दी किसको, सप्लायर को, तो वो माइनस कर देंगे, जिसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब जब ये साल एंड हुआ तो जरूरी नहीं है दुकान में जितना स्टॉक था वो सबका सब बिक गया। कुछ स्टॉक ऐसा भी हो सकता है जो पड़ा हुआ है, जो अभी तक बिका नहीं है, वो कब बिकेगा, अगले साल। तो जो स्टॉक बिका नहीं है उसको हम इस साल चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम चार्ज करेंगे अगले साल। इसीलिए हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां से क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं। ओपनिंग, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस रिटर्न, लेस क्लोजिंग, ये सबको प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो गुड्स हमने बेची इतने में, वो हमें कितने की पड़ी है, इतने की पड़ी है, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट तो टर्म आपने सुनी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं। पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें हम कुछ और एडजस्टमेंट करते हैं, फिर जो फाइनल प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको नेट प्रॉफिट भी कहते थे पहले, वो भी आता है। तो अब देखें, ग्रॉस प्रॉफिट में एक चीज हम ऐड करते हैं और वह है अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है, जो हमारी साइड इनकम होती है। तो देखें, एक तो गुड्स खरीदने बेचने से जो इनकम हो रही है, और एक साइड इनकम है। जैसे एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप का काम क्या है कि मोबाइल फोन खरीदना और बेचना, तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल हमें कोई साइड इनकम हो रही है, मोबाइल फोन रिपेयर भी कर रहे हैं, तो रिपेयर करने से जो इनकम आ रही है, या हमने अपनी एक जगह एक काउंटर किसी को रेंट पे दे दिया, तो उससे जो इनकम आ रही है वो कहलाएगी हमारे लिए अदर इनकम। कोई भी चीज हो, जैसे रेंट रिसीव बोलेगा, कमीशन रिसीव बोलेगा, डिस्काउंट रिसीव बोलेगा,
किसी भी चीज के आगे अगर रिसीव लिखा हुआ है तो वो इधर आ जाएगी अदर इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दुकान को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे सैलरीज हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सनड्राई एक्सपेंस, चाय पानी, छोटे मोटे खर्चे हैं। कैरेज आउटवर्ड, देखें कैरेज हमने बात की थी दो तरह का, गुड्स को लाने की कॉस्ट दुकान तक वो कैरेज इनवर्ड है, और कस्टमर के घर पे भिजवाने की कॉस्ट ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड। तो जो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों हमारे लिए खर्चा है, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन ये है कि कैरेज इनवर्ड को हम ट्रीट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कैरेज आउटवर्ड को ट्रीट करते हैं एक्सपेंसेस में। सही है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालते हैं और इसको एक्सपेंसेस में डालते हैं, है दोनों हमारे लिए कॉस्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके अलावा भी कोई खर्चा हो सकता है। सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड की और एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो है लॉस फॉर द ईयर। नॉर्मली तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं साल के एंड में एक ही दफा बनाते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप हर महीने इनकम स्टेटमेंट बनाएं या हर क्वार्टर में बनाएं, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। नॉर्मली जो है वो बिजनेसेस बनाते हैं साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट। अब हमारा वही एग्जांपल है जो पहले चल रहा था, उसका ट्रायल बैलेंस हम पहले ही बना चुके थे, और ट्रायल बैलेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकें। अब इस ट्रायल बैलेंस से जो हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं, हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। अब देखें भाई इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, सबसे पहले मैं ओनर का नाम लिखूंगा, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट पे फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंड हो रहा है हमारा 31 दिसंबर 2020। ये जो दो कॉलम है, ट्रायल बैलेंस में जो दो कॉलम होते थे वो डेबिट क्रेडिट होते थे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट वाला कोई सीन नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में जो दो कॉलम आ रहे हैं ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले है सेल्स रेवेन्यू, सेल्स में से हम एक चीज माइनस करते हैं, वो रिटर्न इनवर्ड, जिसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। फिर एक लाइन छोड़ दें, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इसका मतलब जो गुड्स हमने बेची वो हमें कितने की पड़ी। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, लेकिन इस सवाल में होगी नहीं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है 1 जनवरी 2020 में। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेज, पहले मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूं, फिर मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगा। सेल्स में से जैसे रिटर्न इनवर्ड माइनस होता है सेल रिटर्न, ऐसे ही परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा, जिसको परचेज रिटर्न भी कहते हैं। फिर कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि कैरेज की वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैरेज इनवर्ड के बाद आता है जी लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब ये माल बिका नहीं, ये कब बिकेगा, अगले साल, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी दो एडजस्टमेंट्स और करनी है, एक है ऐड अदर इनकम और एक है हमारे पास एक्सपेंसेस। जो फाइनल आंसर होगा वो कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको पहले नेट प्रॉफिट भी कहा जाता था। सबसे पहले हमें चाहिए रेवेन्यू, रेवेन्यू सेल्स। अगर आप देखें ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, इसमें से हम ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे। अगर आप देखें सेल्स हमारे पास दी हुई है 1,00,250, तो सेल्स हम यहाँ लिख देंगे 1,02,50। उसके बाद हमें चाहिए रिटर्न इनवर्ड, अगर आप देखें रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है 3,000, यहाँ से उठा लें रिटर्न इनवर्ड। सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे, ये आ गई नेट सेल्स। नेट सेल्स का लेवल डालना जरूरी नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं है क्योंकि पहला साल है, अगर पहले भी बिजनेस चल रहा होता है तो पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। एड परचेजेस, अगर आप देखें परचेजेस हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है जी, 42,500। और उसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न के नाम से भी होता है, ये दिया हुआ है 5,000, माइनस कर दिया। उसके बाद है हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में हमने नहीं ली। याद रखें क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री दी हुई होती है वो हमेशा होती है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन को फॉलो कर लें तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो दी हुई होगी। और ये मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये आ रहा है इन्वेंट्री अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 25,000। इसका मतलब साल के एंड में जो इन्वेंट्री अभी तक बिकी नहीं है वो कितनी है जी, 25,000। तो ये हमारे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉलम में 25,000। भाई इसकी लॉजिक समझे, साल के शुरू में इतना स्टॉक पड़ा हुआ था, चूंकि पहला साल है पहले से कोई स्टॉक पड़ा हुआ नहीं है। इतना स्टॉक हमने खरीदा जिसमें से इतना रिटर्न कर दिया और इतनी कॉस्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन में लगी, इतना माल बच गया। जो माल बच गया वो अभी नहीं बिकेगा, वो कब बिकेगा, अगले साल। इसका मतलब जो स्टॉक बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है, वो है 155 15,500।
तो जो गुड्स हमने 97,250 की बेची वो एक्चुअली हमें कितने की पड़ी है 15,500। अगर आप देखें अच्छा खासा कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया मिस्टर एआरडी ने, और प्रॉफिट कितना हो रहा है जी $81,750 का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। लेकिन ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें कुछ अदर इनकम लिखनी है। अदर इनकम में क्या आता है, कोई भी चीज रिसीव्ड हो, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। इस सवाल में रेंट रिसीव आ रहा है 5500, और हमारे पास एक और चीज आ रही है और वो आ रही है डिस्काउंट रिसीव। जब हमने सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, कितना है जी, वो है 625। दोनों जो अदर इनकम्स हैं इनको मैंने ऐड कर दिया, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें अदर इनकम ऐड कर दिया। अब जो आंसर आया ये नामालूम अफराद है, इसका कोई नाम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करेंगे, ये जो नामालूम अफराद आ रहा है इसमें से एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। अब देख लें दुकान को चलाने के लिए जो जो खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अगर हम फाइंड करें, कैरेज आउटवर्ड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, जो डिलीवरी कॉस्ट है। जैसे हम केएफसी से जिंगर मंगवाते हैं तो केएफसी वालों को जो खर्चा हुआ है, फूड पांडा वालों को जो दिए पैसे, या केएफसी का अपना राइडर आया है, वो है इनके लिए कैरेज आउटवर्ड। और कौन से एक्सपेंस है, अगर आप देखें इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें जल्दी पैसे दिए। और जो है इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और रेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ये भी हमने एक्सपेंस लिख लिया। सारे दुकान को चलाने के जितने भी खर्चे हैं वो हमने ऐड कर लिए। एक्सपेंसेस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 46। तो 87,875 प्रॉफिट कमाया था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, और उसमें से 46,000 तो किस में लग गया, एक्सपेंसेस में। जो फाइनल प्रॉफिट बच गया वो है 41,875। इसका मतलब पूरा साल जो मेहनत करने के बाद मिस्टर एआरडी को जो सिला मिला है वो मिला है $41,875 हमने कमा लिए साल के एंड में। तो ये होता है बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता लगता है कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस। अगर ये फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा तो ये कहलाएगा हमारा लॉस फॉर द ईयर। अच्छा जी, जो हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो नया नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट बेसिकली बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जो आपने पहले पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए जी, किसके, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। अगर एसेट साइड इक्वल है कैपिटल एंड लाइबिलिटी के, तो इससे पता लगेगा कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही बने और हमारी बैलेंस शीट क्या हो रही है जी, बैलेंस हो रही है। बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो हमारा एग्जांपल है उसकी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले ओनर का नाम आता है एआरडी ट्रेडर्स, मेरे केस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट, लेकिन नया नाम है इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। कब की बना रहे हैं भाई, ईयर एंड की बना रहे हैं, 31 दिसंबर की। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले आता है एसेट्स, उसके बाद कैपिटल और फिर लाइबिलिटी। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा एसेट्स की। बैलेंस शीट नॉर्मली 2 कॉलम्स में बनती है, लेकिन एडवांस लेवल पे वो 3 कॉलम में भी बन सकती है। और उसके बाद एसेट्स दो तरह के होते हैं, हमने पढ़े थे, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिनका परमानेंट नेचर है और जो हमने यूज के लिए लिए, और करंट एसेट वो है जिनका टेम्पररी नेचर है और जो कैश है या जो चीज कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, या जो गुड्स हैं वो हमने बेचने के लिए नियत से खरीदे हैं और जिसको इन्वेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल में 3 तरह के नॉन करंट एसेट है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट, इसके अलावा कंप्यूटर आ सकता है, कंप्यूटर बेसिकली इक्विपमेंट में ही आता है। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर आ सकता है, मोटर व्हीकल आ सकता है, डिलीवरी वैन वगैरह, ये सब नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट को टोटल कर लिया, उसके बाद करंट एसेट है जिसमें इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री आता है ईयर एंड पे, जिसको आप कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि बैलेंस शीट बन रही है ईयर एंड पे, तो इन्वेंट्री भी ईयर एंड की आनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल जिसका पुराना नाम था डेटर्स, डेटर्स में बी साइलेंट है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने गुड्स बेची हैं, किस पे, उधार पे। बैंक बैलेंस है और कैश है। तो करंट एसेट बेसिकली कैश होता है या वो चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमने उधार पे गुड्स बेची हैं कस्टमर को, तो आज नहीं तो कल कस्टमर पैसे दे देगा, तो ट्रेड रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाता है कैश में। ऐसे ही अगर हमने दुकान में स्टॉक रखा हुआ है तो जब स्टॉक बिकेगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो नॉन करंट और करंट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटी, तो एसेट्स के बाद क्या आएगा, कैपिटल एंड लाइबिलिटी आएगा।
कैपिटल कैसे आता है जी? सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो हमारे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ था, ये ओपनिंग कैपिटल है। ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर लॉस हुआ है इस साल तो हम लेस करेंगे, क्योंकि लॉस से हमारा कैपिटल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ड्रॉइंग्स को हम लेस करते हैं हमेशा, क्योंकि ड्रॉइंग हमारे कैपिटल को क्या कर देती है जी, कम कर देती है। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद है हमारे पास लाइबिलिटीज, पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज और फिर करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो एक साल के बाद हमें लोन पे करना है। नॉर्मली लोन क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, अनलेस वो आपको बोल दे कि लोन हमें अगले साल पे करना है। अब जैसे यहाँ लोन की डेट है 2020, हमारा ईयर एंड हो रहा है। अगर वो कहता है लोन हमने 2021 में पे करना है अगले साल, तो वो लोन कहाँ आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 2021 के बाद की डेट है, 2022 है या उसके बाद की है, या अगर कोई डेट ना दी हुई है, तो इसका मतलब लोन हमेशा कहाँ आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में। ऐसे करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हो गए, क्रेडिटर्स, जिसका पुराना नाम क्रेडिटर्स है। ट्रेड पेबल हमारे वो सप्लायर हैं जिनसे हमने गुड्स खरीदी हैं, किस पे, उधार पे। तो हमारे हमारे लिए एक लाइबिलिटी, हमने आज नहीं तो कल उनको पैसे वापस करने। बैंक ओवरड्राफ्ट पे हमने बात की थी, हमारे बैंक में जितने पैसे पड़े हुए हैं, हमने उससे ज्यादा पैसे निकलवा लिए बैंक से रिक्वेस्ट करके। अब हमने वो पैसा बैंक को वापस करना है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा जी, लाइबिलिटी कहलाएगा। और हम अगर ऐड कर लें, टोटल एसेट्स हमेशा बराबर आएगा किसके, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के। तो एसेट साइड अगर बराबर आ गई कैपिटल लाइबिलिटी की, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, बैलेंस हो गई, हमारे अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखें, ये जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसका ट्रायल बैलेंस हम पहले ही बना चुके थे, और हम इनकम स्टेटमेंट भी उसकी बना चुके थे। तो वो जो ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट है, उसी से हम आगे बात बढ़ा रहे हैं, और अब हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टिक लगे हुए हैं, ये हमने पहले टिक लगाए थे, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ये आइटम्स हम पहले यूज कर चुके हैं। अब जिन आइटम्स पे टिक नहीं लगा हुआ, वो आइटम्स हम यूज करेंगे किसमें, बैलेंस शीट को बनाने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ओनर का नाम, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हेडिंग्स डालना एग्जाम में जरूरी है, और अगर एग्जाम में ऑलरेडी डली हुई है तो फिर डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2 कॉलम में बनती है, लेकिन एडवांस लेवल पे वो 3 कॉलम्स में भी बनती है। उसमें फिर और एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। याद है जी? सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स दो तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें मिस्टर एआरडी के पास, तो मिस्टर एआरडी के पास एक ही नॉन करंट एसेट है, और वो है प्रॉपर्टी। सही जी, तो प्रॉपर्टी को हम नॉन करंट एसेट कॉलम में लिख देंगे, कितने की है जी, 80,000 की। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देंगे 80,000। अगर एक से ज्यादा होंगी तो हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फिर सबको ऐड करके ले जाएंगे सेकंड कॉलम में। अगेन ये जो दो कॉलम है, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो तो डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें डेबिट क्रेडिट वाला कोई चक्कर नहीं होता। नॉन करंट एसेट के बाद करंट एसेट है। करंट एसेट में सबसे पहले आता है इन्वेंट्री। अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, तो क्वेश्चन में बता रहा है ईयर एंड पे इन्वेंट्री जो अनसोल्ड पड़ी हुई है वो है 25। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने बात की थी, कभी भी ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती। क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री हम खुद फाइंड करते हैं। ईयर एंड पे दुकान में हम देखते हैं जो स्टॉक बच गया 31 दिसंबर या 30 जून, जो भी हमारा ईयर एंड है उसमें देखते हैं जो स्टॉक बच गया, उस सारे स्टॉक को शेल्फ से हम निकाल के स्टॉक टेकिंग करते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि कितना स्टॉक ईयर एंड पे बचा हुआ है। तो मिस्टर एआरडी के पास स्टॉक बचा हुआ है $25,000 का। इन्वेंट्री के बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल हमारे वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने गुड्स बेची है उधार पे। हमारे क्वेश्चन में एक ही ट्रेड रिसीवेबल, और वो है जिमी। जिमी से हम कितने पैसे मांगते हैं भाई, जिमी भैया से हम पैसे मांगते हैं $20,000। तो ये ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। यहाँ पे हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि किस किस से पैसे मांगते हैं, हम टोटल लिखते हैं। अगर हमारे पास 10 कस्टमर्स हैं, तो 10 का जो टोटल है ट्रेड रिसीवेबल का, वो हम लिखेंगे, अलग अलग नाम से नहीं लिखेंगे। उसके बाद है बैंक बैलेंस। अगर आप देखें बैंक बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है डेबिट साइड पे, तो वो करंट एसेट में आएगा। बाद औक़ात ये भी हो सकता है कि बैंक का बैलेंस आ रहा हो क्रेडिट पे, तो वो बैंक हमारे लिए ओवरड्राफ्ट होगा, तो उसको फिर हम करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। सही जी। उसके बाद कैश इन हैंड है हमारे पास, वो हमने लिख दिया। ये नॉर्मली ये चार होते हैं करंट एसेट्स, तो इन चारों करंट एसेट्स को मैंने ऐड कर लिया। आप नॉन करंट प्लस करंट एसेट दोनों को ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। तो अगर आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जिसमें से एसेट साइड तो हमने पूरी कर ली, अब बचा क्या, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। सी और एल बच गया, तो हम हेडिंग डाल देंगे जी कैपिटल एंड लाइबिलिटी।
कैपिटल कैसे आता है, अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है एसओएफपी का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। सबसे पहले आता है जी ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो हमारे पास कितना कैपिटल पड़ा हुआ था। अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया हुआ होता है वो हमेशा ओपनिंग होता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होता। क्लोजिंग कैपिटल हमेशा हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो देखें ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ये है 200,000। इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था जी, 200,000। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका मतलब इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये कहां से आया था, ये हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड कर लिया था। और इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाई थी इसी क्वेश्चन में, उसमें प्रॉफिट आ रहा था 41875। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आ रहा होता तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे लिए कहलाता है लॉस फॉर द ईयर। तो लॉस को हम क्या कर देते, लेस कर देते। ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ा देगा। लेस हम कर देंगे ड्रॉइंग्स। अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में हमारी ड्राइंग दी हुई है और ड्राइंग डेबिट साइड पे दी हुई है 2500। चाहे हमने ड्राइंग किए कैश फॉर्म में, चाहे हमने ड्राइंग किए चेक फॉर्म में, चाहे हमने ड्राइंग किए गुड्स फॉर्म में, सारी ड्राइंग्स को प्लस करके हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो साल के शुरू में इतना कैपिटल पड़ा हुआ था, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया और ड्राइंग से कम हो गया, तो एंड में इतना कैपिटल बच गया। ये क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। साल के एंड में बिजनेस में हमारा स्टेक, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी है 239375। और एसेट साइड भी हो गई जी, कैपिटल साइड भी हो गई, आखिरी रह गई लाइबिलिटी। पहले नॉन करंट एसेट आए थे, बाद में करंट एसेट। ऐसे ही पहले नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे, बाद में करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी एक ही है, लोन फ्रॉम जेम्स। हमने बात की जी अगर लोन में कोई डेट ना दी हुई हो तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे ये लोन क्या है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। सही है जी। तो लोन फ्रॉम जेम्स आ रहा है हमारे पास, और अगर वो बता दे कि लोन हमने जेम्स को पे करना है अगले साल 2021 में, तो फिर ये लोन नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में नहीं आएगा, बल्कि वो करंट लाइबिलिटी में है। करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें उसमें आ गया ट्रेड पेबल्स। अगर आप देखें जी ट्रेड पेबल हमारा एक ही है और वो है डिसूजा। डिसूजा से हमने गुड्स खरीदी है, और देखें सब पे टिक लग चुका है, एक ही आइटम पे टिक रह गया है, एक डिसूजा और एक पीटर। सही जी, ये पीटर और डिसूजा ये हमारे लिए क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज हैं। तो एक हमने डिसूजा को पैसे देने 12,500, और एक पीटर को पैसे देने हैं जो हमने उससे शॉप खरीदी। दोनों हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं, तो ये हमने ट्रेड पेबल में लिख दी। अब बैलेंस शीट बैलेंस कब होगी जी, बैलेंस शीट बैलेंस उस वक्त होगी जब एसेट साइड बराबर आनी चाहिए किसके, कैपिटल एंड लायबिलिटी। देखें टोटल एसेट्स में निकाल चुका हूं, अब मैं क्लोजिंग कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीनों को ऐड कर दूंगा, तो ये बराबर आना चाहिए किसके, ये बराबर आना चाहिए हमारा एसेट साइड के। तो अगर एसेट साइड इक्वल आ रही है कैपिटल एंड लायबिलिटी, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने पूरी अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑफ विद अ ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई चीज़ बाय या सेल करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ उसका प्रूफ क्या है, उसका एविडेंस क्या है, वो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। हमने डिस्कस किया भाई इसमें सेल्स इनवॉइस आ गया, परचेज इनवॉइस, क्रेडिट नोट, चेक काउंटर फॉइल, ये सारे हो गए हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं और उनको हम बुक्स में एंटर करते हैं, और वो कहलाती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे हमने बात की सेल जर्नल, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, रिटर्न इनवर्ड जर्नल, रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, कैश बुक और पेटी कैश बुक और द जर्नल। तो ये 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाता है। एक बार हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बना ली, वहां से डेटा जाता है टी अकाउंट्स में, और जो टी अकाउंट्स की बुक्स होती हैं वो कहलाता है लेजर। तो हमने बात की थी जी 3 तरह के टी अकाउंट होते हैं। सेल्स लेजर का अकाउंट, 3 तरह की बुक्स होती हैं जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं। एक होता है सेल्स लेजर जिसमें कस्टमर के टी अकाउंट्स होते हैं, एक होता है परचेज लेजर जिसमें सप्लायर के टी अकाउंट्स होते हैं, और एक होता है जनरल लेजर जिसमें सारे टी अकाउंट्स होते हैं कस्टमर और सप्लायर के अलावा। जितने भी टी अकाउंट्स हैं एंड में उनको हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंसिंग करके जो शॉर्ट साइड है वो बैलेंस सी डी और बड़ी साइड बैलेंस बी डी। जितने भी बैलेंस बी डीज हैं उन सब की एक लिस्ट बनती है, और वो लिस्ट क्या कहलाई, वो कहलाई जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस के बैलेंस बीडी आ गए। एईडी हमने पढ़ा एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग का नेचर डेबिट, और एलआईसी पढ़ा लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का नेचर क्या है जी, क्रेडिट। एक बार हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, और फाइनली हम ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी आ गई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, और इस तरीके से इस पूरी अकाउंटिंग साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, और अगर आपको इस कोर्स को बेनिफिशियल आपको लगा तो ज़रूर इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह जी।